अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। एक छोटा सा स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह जो है उसको करते हैं, तो नॉर्मली ये जो स्टैंडर्ड होता है इसका सवाल आजकल जो ज्यादातर आ रहा है वो किसी और एसेट से रिलेटेड स्टैंडर्ड के साथ मर्ज होकर आ रहा है। ये दो तीन स्टैंडर्ड होते हैं जिनको एग्जामिनर अक्सर जोड़ता है। बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड होता है, इसके साथ साथ वो IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड, और कभी कभार इसमें इम्पेयरमेंट की कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। IAS 40 की एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। बोरिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। IAS 23 ये स्टैंडर्ड जो है ये कहता है कि जो बोरिंग कॉस्ट होती है, इन बोरिंग कॉस्ट को जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। और ये बोरिंग कॉस्ट रिलेट कर रही होती है कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के साथ। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के साथ जब आप कैपिटल वर्क इन प्रोसेस को समझ लेंगे, या इसको प्रोग्रेस बेसिकली कहते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बोरिंग कॉस्ट क्या होती है और इनको करना क्या है। बोरिंग कॉस्ट दरअसल इंटरेस्ट कॉस्ट को कहते हैं। बोरिंग कॉस्ट दरअसल इंटरेस्ट कॉस्ट को कहते हैं। इसमें कुछ और छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, लेकिन मोस्टली ये इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है? जब आप कोई लोन लेते हैं, जब एक बिजनेस कोई लोन लेता है तो उस लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट है ये एक खास रेट के ऊपर होता है। इसका एक एनुअल या सेमी एनुअल एक पीरियड तय हो जाता है, जिस पीरियड के दौरान जो है वो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है इसे हम बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये आपका एक्सपेंस होती है। आपको याद होगा जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास क्या आ जाता है? जीपी। जीपी में से आप माइनस करते हैं सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास एक प्रॉफिट, एक एक्सपेंस आता है जिसे हम ओपी कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओपी के बाद हम क्या करते हैं? इस ओपी में से हम माइनस करते हैं दो चीजें, गवर्नमेंट का जगह टैक्स और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। जब हम लोग कैश फ्लोज वगैरह पढ़ रहे थे या रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि टैक्स और इंटरेस्ट इन दोनों का आपके ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनका आपकी टैक्स का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट के साथ होता है, गवर्नमेंट की मर्जी और मंशा के साथ होता है कि वो आपसे कितना टैक्स लेना चाहती है। जबकि इंटरेस्ट का ताल्लुक आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ होता है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह से फाइनेंस किया है, आपका बिजनेस कितना हाईली गियर्ड या लोली गियर्ड। तो ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये बाकी एक्सपेंसेस की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि ये आपके ऑपरेशंस के लिए नहीं हुआ ये एक्सपेंस। ऐसा हो सकता है कि एक बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट्स कमाने वाली कंपनी, बिल्कुल सिमिलर एसेट्स, बिल्कुल सिमिलर सेल्स वाली कंपनी, अगर उसने लोन की बजाय कैपिटल इस तरह से लिया हुआ है कि उसने शेयर इशू किए हुए हैं, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा, बाकी चाहे हर चीज आपके साथ सेम होगी। तो हमारे पास जनाब इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट है नॉर्मली ये आपकी कॉस्ट होती है। जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं ये सारा का सारा आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। IAS 16 में हमने कहा था कि जब एक एसेट परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो हमने कहा था कि उसकी कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस शामिल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल होती है, उसकी इंश्योरेंस शामिल होती है, हर वो खर्चा जो कि उस एसेट को उसकी इंटेंडेड लोकेशन और कंडीशन पे लाकर फिट करने में लगा है वो लगेगा। ठीक है जी, उसकी फिटिंग चार्जेस हर चीज उसके अंदर लगेगी। फिर हमने कहा था कि कुछ चीजें एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करनी है। उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर ये एसेट एक लोन लेकर लिया गया है तो उस लोन का इंटरेस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये हम लोगों ने IAS 16 में पढ़ा था।
फर्स्ट करें कि आप एक बहुत बड़ी मशीनरी ले रहे हैं और उस मशीनरी को लगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो जो लोन है वो आपके एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट। सही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि IAS 16 के मुताबिक किसी भी एसेट को लेने के लिए उसके ऊपर जो लोन लगता है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होता। इसकी रीजन भी हम लोगों ने पढ़ी कि दरअसल वो तो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से है, इसलिए उसको सेपरेट इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया जाता है, सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है। फिर भाई साहब IAS 23 आते हैं, ये कहते हैं कि ये बात ठीक है कि एसेट की कॉस्ट में उसको लेने के लिए जो लोन लिया गया है उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो शामिल नहीं करना आपने, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताता हूँ, कुछ रूल्स बताता हूँ। वो ये कहता है कि कुछ रूल्स है कि 4 कंडीशंस है, ठीक है। ये 4 कंडीशंस है, जब आप ये चारों कंडीशंस मीट कर देंगे, जब आप ये चारों कंडीशंस इकट्ठी मीट करेंगे, तो फिर एक एसेट के कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो लोन लिया गया है उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेंगे, हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो उसकी कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है ऐड करके। तो रूल समझ ले कि ये स्टैंडर्ड जो है ये हमें बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन बताता है। उस स्पेसिफिक सिचुएशन में खास तरह के एसेट के ऊपर खास तरह के लोन का खास किस्म के टाइम पीरियड के दौरान खास किस्म का इंटरेस्ट, ये 4 चीजें जब इकट्ठी फुलफिल होगी तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो उस एसेट की कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली वो 4 खास चीजें पढ़नी है जिसकी वजह से हम लोग एसेट का जो उसको बाय करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लोन था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम एसेट की कॉस्ट में शामिल करें। तो बोरिंग कॉस्ट इज बेसिकली, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो स्टैंडर्ड हमेशा ये कहते हैं कि बोरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर पे करते हैं वो एक्सपेंस करना है। लेकिन देयर इज ए स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पे वो जो बोरिंग कॉस्ट के ऊपर जो लोन है आपका, जो लोन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है आपको, वो आप एक्सपेंस करने की बजाय एसेट की कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब वो कंडीशंस क्या है, वो टाइम पीरियड क्या है, वो सारा स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। लेकिन क्या ये बात समझ आई, दोबारा बताता हूँ कि जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम वो हमारा एक्सपेंस होता है हमेशा। लेकिन IAS 23 कहता है कि अगर ये 4 कंडीशंस पूरी हो जाए तो वो जो इंटरेस्ट है जो इन चारों कंडीशंस पे पूरा उतरता है, वो जितना भी है वो आपने एक्सपेंस करने की बजाय एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लेना, ठीक है जी। तो ये चीज हमें समझ आ गई है। बोरिंग कॉस्ट का जो रूल है या जो प्रिंसिपल है वो क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझेंगे जिसे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अक्सर बात ऐसे होता है कि आपको कोई बड़ी मशीनरी चाहिए, बिजनेस में कोई बड़ी मशीनरी चाहिए, तो वो उसको परचेज कर लेते हैं मार्केट से। नॉर्मली जो मशीनरी आती है मार्केट से वो पैक हुई आती है, उसमें थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है। अक्सर बात ऐसे होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट से कोई चेयर परचेज करें मूवेबल, तो वो भी सारी चीजें उन्होंने अलग अलग करके एक मुनासिब सी कम्पैक्ट पैकिंग बनाई होती है, उसके अंदर आपको वो चीज मिलती है, आप लाते हैं, खोलते हैं, उनको चीजों को जोड़ते हैं और वो चल जाती है। ये मशीनरी जो होती है ये सीधी सीधी जब आती है, थोड़ी बहुत इसमें कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन शामिल होती है और फिर आप उसके बाद जो है वो इसको यूजेबल बना लेते हैं, इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इसे हम स्मॉल असेंबली कहते हैं, असेंबल करना, जो कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई दिन लेगा 5 दिन 10 दिन, अगर बहुत बड़ी मशीनरी भी होगी 5 10 15 दिन में ये काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं, यू जस्ट हैव टू प्लग इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा करना है। आप देखिए आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इसके भी सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं, CPU, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, हर कोई अपनी अपनी पैकिंग में आती है। वो चीज आप लाते हैं एक जगह पे रखते हैं, केबल शेबल सीधी करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, तो आपने उनको असेंबल कर लिया।
किसी चीजों पे ऊपर असेंबली के ऊपर टाइम कम लगता है, किसी के ऊपर ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल फाइनल हालत में आपको मिलती है, जैसे गाड़ियां होती है। जब आप गाड़ियां परचेज करते हैं तो आपको फुल फाइनल सिचुएशन में मिलती है, आप चला के लेकर आते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको टायर अलग मिलते हैं, बोनट अलग मिलते हैं, सीटें अलग मिलती है और कहते हैं घर जाके जोड़ लो, ऐसे नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट रेडी मिलते हैं, या आपने उनको छोटी मोटी असेंबलिंग करनी होती है तो वो आप घर जाके असेंबली करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं और फिर वो चीजें चल जाती है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। और अगर कोई बिल्डिंग जो है वो आपकी, अगर एक सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है तो अक्सर औकात जो है ना वो 2-3 महीने तो सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग ले जाती है, और अगर आपने प्लाजा डिजाइन करना है, अगर आपने प्लाजा डेवलप करना है, तो फिर भाई साहब क्या होगा, फिर जनाब आपको तो उसके प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको फॉर एग्जाम्पल एक प्लाजा डेवलप करने के लिए 1.5 साल लग जाता है जी, 18 महीने लग जाते हैं। 18 महीने में भी प्लाजा नहीं बनता, 3 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं अक्सर प्लाजा को बनाने में। तो ये जो बिल्डिंग होती है ये आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वो आपका पहले ही दिन बिल्डिंग नहीं बन जाती, पहले ही दिन वो एसेट नहीं बन जाता। एसेट जो होता है ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्डिंग अगर हम बनाना शुरू करें और हम लोग कुछ एक्सकवेशन शुरू करें अपनी ग्राउंड बनाने के लिए या बेसमेंट्स बनाने के लिए, तो हमें जो है वो उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्डिंग कर देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर खर्चा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये जो बिल्डिंग होती है ना, या इस तरह की वो चीजें जिनको आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है, इनको हम लोग इनिशियली फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज कर देते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि ये एक कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट आपको पता है उन एसेट्स को कहते हैं जो आपकी एसेट्स के अंदर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंस है, ये आता है एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंस है जिसको आपने कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ये लंबा टाइम लेगा। अब जब आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं। आपने फाउंडेशन वाले को कुछ पैसे दिए, फाउंडेशन कौन सी, मेकअप वाली नहीं, ये वो वाली फाउंडेशन होती है जो बिल्डिंग की बनती है। फाउंडेशन वाले कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट किया, आपने किसी से फाउंडेशन बनवानी थी, उसे सारा नक्शा वगैरह दिया, बल्कि उससे पहले आपने नक्शा बनवाया है। मैप, मैप वाले को पैसे दिए, मैप वाले को आपने 300,000 3 लाख रुपए दिए, उसने 3 लाख रुपए में आपको मैप बना के दिया। तो आपने अकाउंटिंग एंट्री क्या की होगी मैप की, आपने मैप की अकाउंटिंग एंट्री की होगी कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश आपने पे कर दिया 300,000 से। और एक्सपेंस को कौन सा एक्सपेंस, अब ये मैप जो है ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर मैप शामिल होगा कि उस मैप को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो हम लोग जो है वो बिल्डिंग का CWIP का अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग अभी हमारा एक एसेट नहीं है, बिल्डिंग हमारा एक CWIP है, और उसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो हम लोग बिल्डिंग CWIP अकाउंट डेबिट और कैश CWIP अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। हम जो जो पेमेंट करेंगे हम बिल्डिंग CWIP अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 300,000। जो फाउंडेशन को फर्स्ट करेंगे, आप लोगों ने फाउंडेशन वाले को 15 लाख दिए तो 15 लाख की एंट्री कर देंगे। जो जो हम लोग खर्चा करते जाएंगे, कैश पे करते जाएंगे, हम वो सारे के सारे एक्सपेंसेस अपने बिल्डिंग के CWIP अकाउंट में पार करते जाएंगे। हमने मटेरियल लिया, बिल्डिंग CWIP अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। हमने फॉर एग्जांपल लेबर पे की तो बिल्डिंग CWIP अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। हम लोग सारी एंट्रीज जो है वो CWIP के अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे, क्योंकि हमारा CWIP बन रहा है। CWIP अकाउंट बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर हर वो खर्चा शामिल है जो कि हम लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए किया। हमने किसी को लाइसेंसेस फी पे किया, गवर्नमेंट को फी पे किया, LDA को चार्जेस पे किया, व्हाटएवर जो जो आप पे करते जा रहे हैं वो आप CWIP अकाउंट में डालते चले गए। तो CWIP अकाउंट इज पार्किंग अकाउंट। पार्किंग क्या होती है, जहां पे कुछ देर के लिए आप चीजें इकट्ठी करते हैं, आप जो जो पे करते जाएंगे आप इस अकाउंट में डालते जाएंगे। ठीक है जी, आपने कंट्रैक्टर को पे किया, डाल दिया, आपने मीटर लगवाया उसकी कॉस्ट उसमें डाल दी, आपने जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें पार्किंग वाले को पे किए, इसमें डाल दी, आपने जो जो काम किए हैं वो सारे के सारे कॉस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल करते जाएंगे, और ये अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा 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 होता जाएगा। लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग जो है ये यूज के काबिल नहीं है।
फिर एक वक्त आएगा ऑन ए फाइन गुड डे जब आपको पता चलेगा कि यार बिल्डिंग बन गई, फिर आप बिल्डिंग को इस्तेमाल के काबिल समझना शुरू हो जाएगा और इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड ने ये कहा था कि हर वो एसेट जब उस इंटेंडेड लोकेशन या पोजीशन में आ जाए, जिस इंटेंडेड लोकेशन या पोजीशन पे आप चाहते हैं उसको, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट परचेज कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हम उसको CWIP से निकाल के एसेट्स में ले जाएंगे। ठीक है जी, हम उसको CWIP में से निकाल के एसेट में ले जाएंगे। अब ये हमारा एसेट बन गया, यानी कि आप जितना खर्चा करते रहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर, वो सारा का सारा हम लोग जो है इसके अकाउंट में डालते चले जाएंगे। और जब हमें पता चलेगा कि जब ये कंप्लीट हो गया है, तो हम CWIP अकाउंट में से उसकी जितनी भी फिगर है वो सारी निकाल के एसेट में ले जाएंगे। और अब यहाँ पे जाके एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी। और एसेट जो है ये अब हमारा इस्तेमाल के काबिल हो गया। तो दिस इज हाउ वी वर्क। अच्छा, अब CWIP से एसेट में कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? फॉर एग्जांपल करते ये जो CWIP का अकाउंट है ये 145 मिलियन रुपीस का बन गया है। ठीक है जी, 3 लाख ये, 1.5 लाख वो, 15 लाख ये, 50 लाख हजार ये, 10 लाख ये, 15 लाख ये, हर तरह का खर्चे खुर्चे आपने डाल दिए, तो इस वक्त 145 मिलियन का बना हुआ है। तो जब 145 मिलियन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, तो हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे एसेट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, यानी कि आपने एसेट बना लिया है, और CWIP का बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, जो हम लोगों ने उसको CWIP में रिकॉर्ड किया हुआ था वो क्रेडिट कर देंगे 145 मिलियन से। अब हमारे पास एसेट्स के अंदर 145 मिलियन की एडिशन होगी, तो CWIP से हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया एसेट के अंदर, एसेट डेबिट CWIP क्रेडिट। अब एसेट के अंदर आ गया है, इसका मतलब यह है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली एक अकाउंट होता है जिसमें हम वो तमाम खर्चे जो किसी एक बिल्डिंग से रिलेटेड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हम उसमें डाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक बिजनेस जो है एक से ज्यादा बिल्डिंग्स बना रहा हो, तो हर बिल्डिंग का अलग अलग जो है वो उसका CWIP का अकाउंट मेंटेन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग जो है, एक कंपनी जो है वो एक जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, और उस जगह पे वो कहीं एडमिन ब्लॉक बना रही है, एक तरफ वो मशीनरी फैक्ट्री ब्लॉक बना रही है, कहीं पे वो अकाउंट्स ब्लॉक बना रही है, कहीं पे वो मार्केटिंग ब्लॉक बना रही है। तो वो 4 डिफरेंट एरियाज के अंदर 4 डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है एक ही बिल्डिंग के 4 कोनों में, एक ही प्लॉट के 4 कोनों में। तो वो ऐसे कर सकती है कि CWIP के हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंट बना ले। ठीक है जी, जो खर्चा मशीनरी फैक्ट्री मशीनरी के लिए या फैक्ट्री की सेक्शन के लिए हुआ है वो फैक्ट्री के सेक्शन के CWIP में डाल दे, जो खर्चा उसने अकाउंट्स या एडमिन ब्लॉक के लिए किया है वो अकाउंट्स और एडमिन ब्लॉक के रेलेवेंट अकाउंट में डाल दे। तो ऐसा होता है, अक्सर बात ऐसे करते हैं कि नॉर्मली लोग एडमिन ब्लॉक सबसे पहले बनाते हैं। एडमिन ब्लॉक सबसे पहले बनाने के लिए फायदा ही होता है कि जो लोग उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम कर रहे हैं वो वहां पे कहीं पे खड़े तो हो सके ना, वो बेचारों को आप लोग कैसे छत के नीचे जो है ना वो कुछ छत तो दे रही है ना, उनको खुले आसमान नीचे तो नहीं खड़ा कर सकते कि चलो भाई जाकर देखो कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है। तो नॉर्मली कुछ पार्ट CWIP के पहले बन जाते हैं, तो फिर उनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, तो हर एक अकाउंट का अलग अलग CWIP बनता है। तो बेसिकली CWIP क्या है? CWIP है एक कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान एसेट का अकाउंट जिसमें हम लोग तमाम एंट्री जो है वो डालते चले जाते हैं। सही है जी। अब जरा आते हैं हमारे करंट स्टैंडर्ड के ऊपर कि हम करंट स्टैंडर्ड में क्या बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब एक एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो एसेट जो कि कंसिडरेबली लंबा टाइम लेता है कंस्ट्रक्ट होने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 145 मिलियन का जो खर्चा हमने उसमें किया है, इनमें से जो खर्चे हमने लोन लेकर किए हैं, इनमें से जो खर्चे हमने लोन लेकर किए हैं, उन लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी CWIP के अकाउंट में ऐड होना चाहिए। जब एसेट कंस्ट्रक्ट होके एक्चुअली एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पे हमने अगर इंटरेस्ट पे भी करना है, अगर वो लोन हमने वापस नहीं किया अभी तक, तो हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि जब एसेट कंस्ट्रक्शन फेज में होता है तो उस वक्त उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, ये आप समझ लेंगे मोटी मोटी ये जो समरी है वो ये है कि जब एसेट CWIP के अकाउंट में होता है उस वक्त उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे होते हैं वो उसकी बोरिंग कॉस्ट में शामिल होते हैं।
यानी कि ये वो CWIP का अकाउंट वो वाली सिचुएशन है, वो वाली स्टेज है जब एसेट डेवलप हो रहा है। तो उस वक्त ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एसेट जो बोरिंग कॉस्ट आपकी लगेगी वो आपने एसेट की कॉस्ट में शामिल करनी है, उस CWIP की कॉस्ट में शामिल करनी है। और उसके बाद जब वो फाइनल फुल फ्लेज एसेट बन जाएगा तो उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई बोरिंग कॉस्ट शामिल नहीं करनी। तो ये है मोटा रूल, जिसे हम कह लें कि समरी रूल ये है कि जब एसेट CWIP के अकाउंट में है उस वक्त उसकी बोरिंग कॉस्ट चार्ज करनी है। डेफिनेटली और भी कंडीशंस है, लेकिन CWIP के अकाउंट के ऊपर अगर आप कोई लोन लेते हैं या कोई लोन यूटिलाइज करते हैं तो वो आपने चार्ज करना है। ये है बेसिकली रूल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब ये चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी अगर आपको CWIP वाली बात समझ आ गई कि एसेट जब CWIP स्टेज में होता है, जब वो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट फेज में होता है, तो उसके ऊपर उस वक्त जो इंटरेस्ट होता है वो हमने उसकी चीजों को परचेज करने के लिए जो लोन लिया, उसकी चीजों को परचेज करने के लिए जहां से हमने जो जो सिचुएशन की है वो वाला हमने उसकी कॉस्ट में शामिल करना होता है। जो CWIP होता है ये भी आपका एक एसेट ही होता है, लेकिन अभी वो फाइनल एसेट नहीं हुआ। CWIP के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है वो भी नीचे लिखी है। दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। लोन लेने के चक्कर में एंटिटी को जो जो खर्चे करने पड़ते हैं वो आपकी बोरिंग कॉस्ट में शामिल होते हैं। एक तो ये इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं, अब इंटरेस्ट तो नई बात नहीं है, लोन लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में क्या क्या शामिल होती है चीजें? फाइनेंस चार्जेस, बैंक आपसे कुछ चार्जेस ले लेता है, लीज के ऊपर कुछ चार्जेस ले लेते हैं, आपसे कुछ सिक्योरिटी वगैरह पूछ लेता है, वो कहता है भाई पहले आप ये चार्जेस पे करें फिर आपको हम लोन देंगे। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट वगैरह, यानी कि आपने कुछ खर्चा किया, कहीं पे गए, कहीं से पूछा कि भाई लोन चाहिए, तो ये बेसिकली अदर कॉस्ट शामिल होती है जो कि लोन लेने के लिए आपको करनी पड़ी है। तो ये आपकी बोरिंग कॉस्ट होती है। तो बोरिंग कॉस्ट में मोस्टली इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, लेकिन कभी कभार लोन रेज करने के लिए बैंक को कितनी फीस दे दी आपने, बैंक वाले कहेंगे भाई आप हमें पहले जो है ना वो इतनी फीस दे। बैंक जो है वो कहता है कि भाई हम आएंगे, आपका सारी इवैल्यूएशन करेंगे, आपकी जो है ना वो जगह का विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपका सारा कुछ करेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो हम 1% चार्जेस लेंगे। तो हम कहते हैं अच्छा भाई 1% चार्जेस भी ले लो, तुमने पहले भी तो इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो वो जो इस तरह के बैंक कोई भी आपसे चार्जेस लेता है जो कि इन रिलेशन टू द लोन है, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट के अंदर शामिल होगा। हम लोगों ने बात की है कि दो वर्ड्स हम लोगों ने यूज किए, एक्सपेंसिंग ऑफ द बोरिंग कॉस्ट, यानी कि बोरिंग कॉस्ट को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करा, और कैपिटलाइजिंग ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। एक्सपेंस ऑफ द बोरिंग कॉस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया जाए। आपको जो भी लोन जो है वो पे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप उसकी अकाउंटिंग एंट्री करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 600,000 से एग्जांपल के तौर पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, तो ये जो आपकी अकाउंटिंग एंट्री है इसका मतलब ये है कि आप उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें, और ये एक्सपेंस जो है ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसको हम लोग एक्सपेंसिंग करना कहते हैं, जो नॉर्मली आप इंटरेस्ट कॉस्ट ही करते हैं। कैपिटलाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्ट को CWIP में चार्ज कर देते हैं। तो हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह पे CWIP अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट करते हैं, जो भी अमाउंट होती है, फॉर एग्जांपल 600,000, तो हम लोग बजाय इसके कि उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें उसको CWIP में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम कैपिटलाइज करना कहते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। अच्छा, एक मजे की बात है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट आपने CWIP में कैपिटलाइज की है, जो भी चीज कैपिटलाइज होती है वो अल्टीमेटली जारी प्रॉफिट एंड लॉस में ही होती है। देखिए CWIP के अकाउंट में आपने डाली है, CWIP से ये वाली एक्सपेंस कॉस्ट जो है जब एसेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एसेट में चली जाएगी, जिसकी हमने एंट्री देखी है। और एसेट जब डेप्रिशिएट होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में फॉल करते हैं। तो बेसिकली कोई भी नहर, कोई भी दरिया जो है वो आखिरकार समंदर में जाके गिरता है। इसी तरह से कोई भी खर्चा, चाहे वो आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में गिरा दें, चाहे आप उसको एसेट में रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद उसमें जाना अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई इस चीज को आप छोड़ दें कि उसने अल्टीमेटली किधर जाना है, आप बस उसको दिखाएं सही तरीके से। तो जो बोरिंग कॉस्ट है उसको आपने कैपिटलाइज करना है, उसको आप कैपिटलाइज करें, जिसको आपने एक्सपेंस आउट करना है उसको आप एक्सपेंस आउट करें।
तो ये आपके ऊपर बाइंडिंग स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि भाई आपके ऊपर मैं बाइंडिंग करूंगा। तो हम लोगों ने बात की थी कि बोरिंग कॉस्ट है वो कुछ खास किस्म के एसेट्स के ऊपर ही आप कर सकते हैं। आल्दो कि हम बात कर चुके हैं ऐसे एसेट्स जिनको बनने के लिए बड़ा टाइम लगता है, जैसे अभी हमने बिल्डिंग की एग्जांपल ली है, तो स्टैंडर्ड ऐसे एसेट्स को क्वालिफाइंग एसेट्स कहते हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी होती है। तो मैंने आपको कहा था कि 3-4 कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन ये है कि वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। The qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready, for instance, for its intended use or sale. आप उसको यूज के लिए भी डेवलप कर रहे हैं या हो सकता है आप उसको सेल करने के लिए डेवलप कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको यूज करने के लिए डेवलप कर रहे हैं तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट होगा। एक ऐसा एसेट जो आप सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आपने आगे बेच देना है, वो भी आपका क्वालिफाइंग एसेट होगा। रूल क्या है? रूल ये है कि वो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। मोस्टली इसकी एग्जांपल बिल्डिंग ही होती है। इसके मोस्टली जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना वो बिल्डिंग से रिलेटेड ही मिलेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जो होती है ये एक ऐसी चीज होती है जो कंस्ट्रक्ट करनी होती है। क्वालिफाइंग एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जो कि काफी टाइम लेते हैं डेवलप होने में। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी द क्वालिफाइंग एसेट। इन्वेंटरीज, ऐसी इन्वेंटरीज जो डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी इन्वेंटरी क्या होगी? वो नॉर्मली कंस्ट्रक्ट करके दे रही है चीजें, तो जो वो फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके दे रही है वो उसकी इन्वेंटरी होगी। फ्लैट्स बनाने में टाइम लग सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टाइम लग सकता है। नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं जो एक स्पेशलाइज्ड किस्म का प्लांट डिजाइन करती हैं, डेवलप करती हैं, इंजीनियर्स लगाती हैं, इंजीनियर उनको एक प्लांट का जो है वो ब्लूप्रिंट बना के देती है, वो कुछ चीजें बनाते हैं, मंगाते हैं, लगाते हैं, फिर असेंबली लाइन डेवलप करते हैं कि चीज इधर से एंटर होगी, फिर फ्लावर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में जाएगी, फिर फ्लावर डिपार्टमेंट में जाएगी, फ्लावर डिपार्टमेंट में चलते 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 एंड में फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। तो ये एक लंबा काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, ये क्वालिफाइंग एसेट होगा। इसी तरह से पावर जनरेशन फैसिलिटी, नॉर्मली कुछ बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो अपनी पावर जनरेशन फैसिलिटी डिजाइन करती है, जनरेटर के डिजाइन करती है अपना डीजल से, जो कोई चीज को जला के, कोयले को जला के, इस तरह से। तो ये जो चीजें होती है ये भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट में शामिल होती है, क्योंकि काफी काफी टाइम ले जाती है। एक बंदा एक फैक्ट्री जब नई फैक्ट्री बना रही होती है तो उसको हो सकता है अक्सर काफी सालों लग जाते हैं उस फैक्ट्री को सीधा करने में। कोई चीज जो है वो आ रही है, कोई बाहर से परचेज की थी तो वो पोर्ट पे फंसी हुई है, कोई चीज अभी आपने परचेज करनी है, कोई चीज मार्केट में शॉर्ट हुई है, कोई सेक्शन मशीनरी का जो है वो आपको मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, इसलिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी। फिर इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि सॉफ्टवेयर है। आप देखिएगा किसी भी इदारे में जब आप काम करेंगे वहां पे वो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करवाने लगेंगे कि यार हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दो, वो कहते हैं जहाँ 3 साल लगेंगे। आप कहते हैं यार 3 साल में तुमने क्या करना है, बना हुआ तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर। कहता है नहीं जी, आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन करेंगे। तो ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जिनको टाइम लग सकता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होती है ये वही बिल्डिंग और लैंड होती है जिनको आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रेंटल पर्पसेस के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए रखते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। यानी कि बात ये है कि वो चीजें, रूल यही है कि जिनको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। लेकिन स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जेप्शंस भी दिए, उन्होंने कहा कि ये चीजें क्वालिफाइड एसेट में शामिल नहीं होगी। कौन कौन सी? इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और अदरवाइज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसने कहा कि ये नहीं है कि अगर इन्वेंटरी को थोड़ा सा टाइम लगा तो आपने कहा हो ये तो क्वालिफाइड एसेट बन गया, ऐसा नहीं। ऐसी इन्वेंटरी जिनको 5 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोसेस में चल रही है। जिस तरह से एक तरफ से चीज बाहर निकल रही है, दूसरी तरफ से आप रॉ मटेरियल एंटर कर रहे हैं, अगर वो 3-4 दिन 5 दिन लग भी रहे हैं उसमें, तो ऐसा मसला नहीं है कि ये क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तादाद में बना रहे हैं। एक तरफ से आप रॉ मटेरियल एंटर करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो चीज बन के बाहर निकलती जा रही है, तो बेसिकली इसमें इतना टाइम नहीं लग रहा। asset that is ready for their intended use or sale when required, वो चीजें जो आपने जब परचेज की तो वो रेडी थी, रेडी टू यूज थी, वो आपके क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी। इसके बाद क्वालिफाइंग एसेट्स आर यूजुअली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एंड नॉन करंट एसेट्स। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसेट्स यानी कि वो चीजें जो आप खुद बनाते हैं, जैसा कि इधर लिखी हुई है मोस्टली बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले कहा, और ये नॉन करंट एसेट्स होती है, यानी कि ये फिक्स एसेट टाइप की चीजें होती है। तो जो हम लोगों ने 4 रूल्स के बारे में बात की थी, तो मैं आपको रूल्स के आगे एक रूल लिख देता हूँ कि पहला रूल ये है
कि ये जो हमारा एसेट है वो और हर एरा गैरा देखो गैरा एसेट जो है उसके ऊपर नहीं होगा, सिर्फ ऑन क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट कौन सा होता है? दैट टेक्स सब्सटैंशियल टाइम टू डेवलप, जिसको बनने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ये नॉन करंट एसेट नॉर्मली होता है। और दूसरी जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कब आप ये काम करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो इसी के अंदर एग्जामिनर जो है ना वो आपको फंसाता है और इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। जनाबे वाला, जब आप बोरिंग कॉस्ट का बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइज करना, इज टू बी कैपिटलाइज। देखिए कि कोई भी लोन लिया है, लोन के ऊपर हमेशा आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि लोन लिया है तो इस लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसको आपने एक्सपेंसेस में लिखना है। ठीक है, तो हमेशा हर लोन का हर इंटरेस्ट एक्सपेंस किया जाता है, सिवाय उस लोन के जो जो क्वालिफाइड एसेट के ऊपर लिया गया है, जो वो 4 कंडीशन फुलफिल करता है, जिसमें से पहली कंडीशन अभी हमने पढ़ी। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिला है, जो इंटरेस्ट आपने पे करना शुरू किया है, वो आपने तब कैपिटलाइज करना है जब आप इस टाइम पीरियड के दौरान फॉल करेंगे, जिसे मैं कैपिटलाइजेशन पीरियड कहता हूं। कैपिटलाइजेशन पीरियड यानी कि वो टाइम पीरियड जिस दौरान स्टैंडर्ड कहता है कि जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे हुआ है वो आपने कैपिटलाइज करना है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि कैपिटलाइजेशन जो भी होता है, अगर आपका उस कैपिटलाइजेशन पीरियड से पीछे इंटरेस्ट पे करना पड़े तो आप क्या उसे कैपिटलाइज करेंगे? तो जवाब है जी नहीं, उसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। सिमिलरली कैपिटलाइजेशन पीरियड जब खत्म हो गया, क्या होता है मैं बताऊंगा कि ये चीजें हो तो उस टाइम पीरियड को कैपिटलाइजेशन पीरियड कहते हैं। जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या वो कैपिटलाइज कर रहे हैं? तो जवाब है जी नहीं, वो भी हमने एक्सपेंस आउट कर। तो वो सुनहरी दौर, वो नए पाकिस्तान का थोड़ा सा वक्त, जिस टाइम पीरियड के दौरान ये कंडीशंस मीट होती है, जिसको हम लोग प्यार से कैपिटलाइजेशन पीरियड कहते हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट अक्रू होगा वो आपने कैपिटलाइज करना है। क्या ये बात समझ आती है? हो सकता है कि इससे पहले भी इंटरेस्ट हो पे करना पड़े, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़े, हो सकता है कि इसके बाद भी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना पड़े, लेकिन वो दोनों इंटरेस्ट जो है, जो पहले पे करना और बाद में पे करना है, वो आपने कैपिटलाइज नहीं करना। तो क्या करना है? उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना। कैपिटलाइज करना क्या होता है? कैपिटलाइज करने से मुराद है कि सीडब्ल्यूआईपी में रिकॉर्ड करना है, सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट करना है। एक्सपेंस आउट करने का क्या मतलब है? एक्सपेंस के तौर पर डेबिट करना है। तो हम लोगों ने ये बात की है कि कैपिटलाइजेशन पीरियड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब हम लोग जो है वो कहते हैं कि यार आज ये तो बड़ा सुनहरी दौर चल रहा है। वो सुनहरी दौर जो है वो कब शुरू होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सुनहरी दौर तब शुरू होगा जब ये 3 कंडीशंस मीट होगी। नंबर 1, he is preparing the asset, work has started, काम शुरू हो गया। पहली चीज, काम शुरू हो गया है। जब आपका काम शुरू हो जाए तो आप कहेंगे कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। एंटिटी हैज स्टार्टेड मेकिंग वेरियस एक्सपेंसेस, और काम ऐसे नहीं शुरू हुआ, आपने खर्चे भी करने शुरू कर दिए। बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, और खर्चों में से आपने जो कॉस्ट जो लोन लिया हुआ है वो लोन भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया आपने। ये 3 कंडीशंस है। पहला, काम शुरू हो गया यानी कि मजदूर लग गए। दूसरा भी इसी तरीके से हो जाएगा, दूसरा भी यही कंडीशन है कि मेकिंग द वेरियस एक्सपेंसेस, उन्होंने एक्सपेंसेस भी करने शुरू कर दिए। और वो खर्चे जो है उसमें बोरिंग कॉस्ट यानी कि वो जो लोन है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपने, जो बैंक से लोन लिया हुआ है उससे पेमेंट्स भी करनी शुरू कर दी है। जब ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी, जब इनमें से कोई 2 कंडीशंस मीट होगी, फिर आपका बोरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये तीनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी, वो आपको स्टैंडर्ड में बताएगा कि भाई वर्क जो है फ्लैट डेट पे स्टार्ट हुआ था, पहली पेमेंट जो थी हमने फ्लैट डेट पे की थी, और लोन से हमने पहली पेमेंट फ्लैट डेट पे की थी। तो इस तरह से वो आपको फंसा सकता है। लेकिन ये रूल समझ लें कि जब आपका
कैपिटलाइजेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब ये तीनों कंडीशंस मीट होगी, ये काम शुरू हो गया। बेसिकली जिस दिन आप उस जगह पे जाए और वहां पे मजदूरों को काम करता हुआ देखें तो समझे कि कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। अक्सर बात ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि यार लोन ले लेते हैं, फैक्ट्री के पास बैंक के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि यार लोन दे दो, वो कहेंगे किस लिए, हम कहेंगे यार वो ना एसेट डेवलप करना है। हमारे जहन में क्या है, हमारे जहन में ये है कि कैपिटलाइजेशन पीरियड तो होता है जब हम लोग जो है ना वो CWIP स्टार्ट कर देते हैं, मजा आएगा, लोन मिल जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है, लोन का जो इंटरेस्ट है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई नहीं है, क्योंकि वो तो कैपिटलाइज करना है, जाजिद साहब ने बताया था। अब जो कैपिटलाइज करना है उससे बिजनेस के प्रॉफिट्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपने एसेट में रिकॉर्ड कर लिया उसका एक्सपेंस, यानी कि वो एक एक्सपेंस था, एक्सपेंस नहीं दिखाया, एसेट में रिकॉर्ड कर लिया। तो स्टैंडर्ड बड़ा क्रिटिकल होता है इस बात के ऊपर, स्टैंडर्ड बड़ा शोधा हो जाता है यहाँ पे आगे। वो कहता है यार ऐसे मजाक नहीं करने कि एक तरफ तो तुम जो है ना तुम कहोगे मेरे दिल में एसेट है, मेरे दिल में वो बिल्डिंग है, मेरे दिल में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, कंस्ट्रक्शन तो दिल में होती है। वो कहता है दिल में कुछ नहीं होता, ग्राउंड में होता है जो भी होता है। तो आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, एंटिटी इज प्रिपेयरिंग द एसेट, वर्क हैज स्टार्टेड, एंटिटी हैज स्टार्टेड मेकिंग वेरियस एक्सपेंसेस, और जो बोरिंग कॉस्ट है ये इनकर हो रही है, ठीक है। तब आपने उसको कैपिटलाइज करना है, वरना उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो भाई, ताकि पता चले कि आपने लोन लिया हुआ है और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ताकि आपके प्रॉफिट्स कम हो और डिविडेंड और शेयर होल्डर्स की पैसे कम हो, तो फिर वो आपसे पूछेंगे भाई ये क्या मजाक है। अक्सर बात लोग ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि भाई हमने कैपिटल एसेट डेवलप करना है, हमें लोन दे दे, बैंक वाले बेचारे लोन दे देते हैं, ये लोग जो है ना उस लोन के पैसों से बाहर ऐसे कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि भाई बड़ी 3 कंडीशंस मीट होगी तो फिर आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कैपिटलाइजेशन पीरियड एंड कब होगा इसकी बात करते हैं, जब एसेट है रेडी, जब एसेट कंप्लीट हो जाए तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड जो है वो बंद हो, खत्म हो जाए। फॉर इंटेंडेड यूज और सेल, और व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली रेडी। अच्छा, सब्सटेंशियली रेडी का क्या मतलब है, जब वो मेजॉरिटी कंप्लीट हो गया है, बस उसकी कुछ सफाइयां सुथराइयां रह गई, उसकी इनॉग्रेशन करना रह गया है, वहां पे कंपनी के ओनर आएंगे, उनके ऊपर फूल निशावर किए जाएंगे, वो केक काटेंगे, फीता काटेंगे, फिर उसके बाद एसेट का काम शुरू होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे जी एसेट रेडी टू यूज नहीं। जब एसेट सब्सटेंशियली रेडी टू यूज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका कैपिटलाइजेशन पीरियड खत्म हो गया है। अगेन मैं कहता हूं कि कैपिटलाइजेशन पीरियड जो है ये मजदूरों पर डिपेंडेंट, यानी कि जब मजदूर काम करके चले जाए उसके बाद सिर्फ सफाई सुथराई और इस तरह की चीजें हैं, तो वो हम उस वक्त तो समझेंगे कि यार ये हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड जो है ये खत्म हो गया है। कि एक दिन हम आए, हम आके देखें मजदूर अपना काम शाम करके चले गए हैं, हर चीज कंप्लीट हो गई है, फैक्ट्री के अंदर सारे काम, बिल्डिंग है तो उसके अंदर बिजली का काम हो गया, पानी का काम हो गया, पेंट हो गया, पत्थर लग गया, फर्श लग गया, हर चीज लग गई, चल भाई काम खत्म हो गया। हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं, उसका फीता काटना चाहते हैं, तो उसके ऊपर टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान हमने इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करना। तो अगेन कैपिटलाइजेशन पीरियड कहां पे एंड होता है, जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है या सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई। तो जब तक मजदूर लगे हुए हैं उस काम में, उस टाइम पीरियड के दौरान आपने कैपिटलाइजेशन करनी है। उस टाइम पीरियड से पीछे का जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस में जाएगा, आगे का इंटरेस्ट भी एक्सपेंस में जाएगा। ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड देयर कैन बी ए टाइम जहां पे सस्पेंशन ऑफ वर्क हो जाए, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन काम रुक गया है, मजदूर काम नहीं कर रहे, ये कौन सा टाइम पीरियड हो सकता है। पहली चीज तो ये है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो जो सब्सटेंशियल हो। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, छोटे मोटे टाइम पीरियड आते हैं, एक दिन छुट्टी हो गई, किसी मजदूर को बेचारे को चोट लग गई, मजदूर काम नहीं कर रहे, सारे मजदूर जो है वो कहते हैं जी हमें जो है वो हमारे उस मजदूर के लिए जो है वो पैसे चाहिए, उसको पैसे दे, वो छोटी मोटी एक आध दिन की स्ट्राइक पे चले गए, एक दो दिन की बात नहीं हो रही, सब्सटेंशियल पीरियड की बात हो रही है। सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है, अगर एक एसेट को लगने चलने के लिए 15 महीने लगते हैं और दो महीने तक काम ही नहीं हुआ, 15 महीने एसेट को डेवलप करने में लगते थे, 2 महीने काम ही नहीं हुआ, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप जो इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड करने का क्या मतलब होता है, सस्पेंड करने का मतलब होता है रोक देना, टेम्परेरीली चीजों को रोक देना। तो सस्पेंशन भी हो सकती है आपके टाइम पीरियड के दौरान।
सस्पेंशन जो है ये एक सब्सटेंशियल पीरियड होता है, यानी कि हम लोग नॉन सब्सटेंशियल इमटेरियल टाइम पीरियड की तो बात ही नहीं कर रहे, उसको तो आपने सोचना भी नहीं। ठीक है, कोई 5 दिन के लिए कोई रॉ मटेरियल डिले हो गया, कोई बात नहीं, मजदूर बैठे हुए थे, छोटे छोटे काम करते रहे, कि सफाई करता रहा, कोई तारे साफ करता रहा, कोई कुछ करता रहा, कोई कुछ करता रहा, लेकिन ये है कि वो सब्सटेंशियल डिले नहीं है। वो पहली चीज ये है कि सस्पेंशन जो होगी वो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड की होगी। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड देयर कैन बी ए सस्पेंशन टाइम, जिस टाइम के दौरान काम नहीं हुआ और वो एक सब्सटेंशियल पीरियड है। ऐसे टाइम पीरियड के दौरान जो जहां पे जिस टाइम पीरियड के दौरान आपकी सस्पेंशन हुई है, उस टाइम पीरियड के दौरान आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन पीरियड के अंदर से वो वाला टाइम माइनस होगा जिस टाइम में आपकी सस्पेंशन हुई है, in which the active development is interrupted। अच्छा, ये दो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला है नेसेसरी डिलेज और दूसरा होता है अननेसेसरी डिलेज। टेम्परेरी और इमटेरियल डेज के बारे में तो हमने बात कर ली कि सब्सटेंशियल पीरियड होना चाहिए, लेकिन नेसेसरी और अननेसेसरी की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। नेसेसरी डिलेज ऐसे डिलेज होते हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि जो ऐसा नहीं है कि किसी की गलती की वजह से, किसी अनप्लैन्ड आइटम की वजह से हुए हैं। नेसेसरी डिलेज ऐसे डिलेज होते हैं जो कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लोर बनाया, आपने उसको कंक्रीट कर दिया सारा, उसको 10 दिन चाहिए सूखने के लिए, तो 10 दिन तक आप वो काम, कोई और काम नहीं कर रहे, वहां पे फैक्ट्री बंद है, लेबर चली गई है ना, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, तो ये जो 10 दिन है ये नेसेसरी डिले है, ये रिक्वायर्ड है, इसके बगैर काम नहीं होगा। जब तक आपकी फर्स्ट फ्लोर का कंक्रीट नहीं सूखेगा उस वक्त तक आप सेकंड फ्लोर के ऊपर जा नहीं सकते, उसके ऊपर खड़े होकर काम नहीं कर सकते। तो कंक्रीट सूखने में टाइम लगता है। अक्सर बार ऐसे होता है कि कुछ चीजों के अंदर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन करते हैं, एक्सकवेशन का मतलब है जमीन से मिट्टी निकालते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमने देखना होता है कि जमीन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं वहां पे वो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बहुत ऊंचे ऊंचे रखे होते हैं दूसरे के ऊपर, वो जमीन के ऊपर वजन डाल के देख रहे होते हैं कि क्या ये जमीन इतना वजन उठा सकती है या नहीं। और अक्सर औकात वो 4-4 महीने पड़े रहते हैं ताकि पता चले कि ये 4 महीनों तक ये बिजनेस, ये जमीन वजन उठा सकती है कि नहीं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जिनको टाइम चाहिए होता है, इस तरह की चीजें नेसेसरी डिलेज होते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के रिक्वायर्ड डिलेज है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के रिक्वायर्ड ये नेसेसरी डिलेज है, ये आपकी प्रोसेस का पार्ट होते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ जो अननेसेसरी डिलेज होते हैं, या इसे मैं कहता हूं अनप्लैन्ड डिलेज, जो आपने प्लान नहीं किए हुए थे, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2 महीने के लिए रुक गई। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई, मानसून की बारिश हो गई, आपको पता ही नहीं था कि मानसून की बारिश होगी, आपने प्लान नहीं किया हुआ था, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, क्या आपका काम रुक गया, आपकी बेसमेंट जो आपने बनाई थी उसमें पानी भर गया, पानी भरने की वजह से वो गीली हो गई, खराब हो गई। इस तरह के सिचुएशंस में ये अननेसेसरी या अनप्लैन्ड डिलेज होते हैं। मैं इनको वर्ड यूज करता होता हूँ अनप्लैन्ड, यानी कि ऐसा डिले है जो आपने प्लान नहीं किया हुआ था। इसी तरह से कोविड आ गया, जब कोविड आ गया तो फिर सारी कंस्ट्रक्शन, हर चीज बंद हो गई, 4-5 साल, 4-5 महीनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ हमारे मुल्क में। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये अननेसेसरी डिलेज होते हैं। तो अननेसेसरी डिलेज के दौरान आपने कैपिटलाइजेशन रोक देनी है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी? रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये थी कि एसेट जो है वो क्वालिफाइड एसेट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर क्या है, नंबर 2 क्या है? वो है कि लोन जो है इसके ऊपर ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड जो है वो आपने बोरिंग कॉस्ट चार्ज करनी है। कैसे करनी है वो हम कर चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं कि हमने उसको बस एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है या CWIP में ऐड करना है। लेकिन हम वो कंडीशन समझ रहे हैं क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के एसेट्स के ऊपर, बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, बहुत ही स्पेसिफिक लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की बात करता है। तो पहली चीज तो हमने कर लिया है कि क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट होगा वो आपने कैपिटलाइज करना है। तो ये दो, तो ये कंडीशन होगी। तीसरी और आखिरी कंडीशन की तरफ हम चलते हैं, विच इज कि कौन सा इंटरेस्ट, ठीक है, कौन सा इंटरेस्ट होगा। देखिए जो आप लोन लेते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, जो आप लोन लेते हैं ये दो तरह के होते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा स्टैंडर्ड आप समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा। जो आप लोन लेते हैं ना जी, ये दो तरह के होते हैं।
या फॉर द पर्पज ऑफ IAS 23 हम इनकी दो कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी है इसे हम स्पेसिफिक लोन कहते हैं और एक कैटेगरी है जिसे हम जनरल बोरोइंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेसिफिक लोन वो लोन होंगे जो आपने स्पेसिफिकली लिए है इस एसेट की कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। आपने सोचा कि यार एक बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे पास जो है ना जो ऑनर की जो बिल्डिंग है यानी कि जहाँ पे हेड ऑफिस है, बड़े जो लोग जहाँ पे बैठते हैं ना वो बिल्डिंग ठीक नहीं, तो आपने एक हेड ऑफिस ब्लॉक बनाना शुरू किया या आप समझ लीजिए एडमिन ब्लॉक बनाना शुरू किया। आपने सोचा कि बैंक से पैसे लेंगे और एसेट बनाना शुरू करेंगे और उसके ऊपर जो है वो फिर इंशाल्लाह हमें बेनिफिट होगा। तो ये स्पेसिफिक लोन होता है जो सिर्फ स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है। दूसरी तरह का लोन होता है उसे हम जनरल बोरिंग कहते हैं। देखिए किसी भी एंटिटी के अंदर उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन किए होते हैं बैंक के साथ। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अक्सर इदारों के बड़ी बड़ी कंपनीज के बैंक्स के साथ डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बैंक इनको शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता है। बैंक कहता है कि जब चाहिए जितना चाहिए जहां चाहिए उतना लोन मिल जाएगा, हम तुमको जो भी शॉर्ट टर्म लोन देंगे वो तुम्हें 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए दिया करेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम तुम्हें तुमसे इंटरेस्ट चार्ज किया करेंगे। अच्छा, बैंक जो होता है उसकी एक लिमिट होती है कि बैंक एक खास लिमिट से ज्यादा इस तरह के शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास तो कोई लिमिट नहीं है। हम मल्टीपल बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या मुराद है? बैंक अल हबीब से भी कर लिया, लाइन बैंक से भी कर लिया, बाजार बैंक से भी कर लिया, सारे हमें फॉर एग्जांपल 10-10 लाख 1 मिलियन रुपीस की जो है ना वो बोरिंग करने की इजाजत देते हैं और हम उनके साथ, हम हर एक के साथ जो है ना वो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट डेवलप किया हुआ है, तो हर किसी से जो है ना वो हम किसी न किसी किस्म का लोन जो है वो ले लेते हैं जब हमें चाहिए होता है। तो ये जनरल बोरिंग होती है। जनरल बोरिंग जो है ये डिफरेंट लाइन ऑफ क्रेडिट्स होते हैं जो कि इदारा डिफरेंट ले सकता है। ये तब उसका एक्सपेंस लोन पे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उसका लोन नहीं पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक बोरिंग ये होती है कि आप कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट पे जाके बैंक से लोन ले लेते हैं और वो लोन जो है वो आपके बैंक में आ जाता है और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जो लोन आपके बैंक में आ जाता है वो आपकी जेब में आ गया, आपको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है उसका। ठीक है जी। जबकि ऑन दी अदर हैंड जनरल बोरिंग जो है, ये जनरल लोन्स होते हैं, ये तब लिए जाते हैं व्हेन एक्चुअली नीडेड। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है जनवरी में और जनवरी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते करते आपने डेवलपमेंट भी कर ली, आपने मिस्त्री भी लगा दिए, आपने खर्चे भी करना शुरू कर दिया, आपने सारा कुछ करना शुरू कर दिया, लेकिन आपने कोई लोन लिया ही नहीं बैंक से। तो क्वालिफाइंग एसेट जो है वो स्टार्ट हो गया लेकिन आपने लोन लिया ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल अगस्त में जाके जनरल बोरिंग इस्तेमाल की। तो जनरल बोरिंग जो है जब जब जितनी जितनी इस्तेमाल होगी तब तब उसके ऊपर उतना उतना इंटरेस्ट लगेगा। जबकि अगर आपने लोन लिया है स्पेसिफिक लोन और आपने वो तीनों कंडीशंस मीट कर ली है, फॉर एग्जांपल वो जनवरी में ही मीट हो जाएंगी क्योंकि जनवरी में आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, जनवरी में लोन भी ले लिया था, तो फिर ये जो स्पेसिफिक बोरिंग है ये आपके इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देना है, चाहे वो अमाउंट पूरी यूटिलाइज हुई है या नहीं हुई। ऐसा हो सकता है कि आपने स्पेसिफिक लोन लिया है 10 मिलियन का और आपने सिर्फ अभी 1 मिलियन की पेमेंट की है, तो आपने पूरे के पूरे 10 मिलियन के ऊपर ही जो इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर देना। जबकि जनरल बोरिंग में ऐसा नहीं होता। जनरल बोरिंग आपकी जितनी भी है उसमें से आपने सिर्फ 1 मिलियन के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये थोड़ा सा जरा गौर से देखना होगा। स्पेसिफिक बोरिंग के बारे में वो स्पेसिफिकली बताएगा कि फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट हमने ये स्पेसिफिक लोन लिया है, और जनरल के बारे में वो बताएगा कि ये जनरल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हम लोगों ने फला फला डेट के ऊपर ये काम कैलकुलेशंस किए। तो जनाबे वाला
टाइप ऑफ बोरिंग के अंदर ये चीज समझिएगा कि बोरिंग जो होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है स्पेसिफिक बोरिंग, जैसे ही काम शुरू हुआ, थोड़ा सा भी खर्चा शुरू हुआ, सारे का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना शुरू कर दे। दूसरा होती है जनरल बोरिंग, जो ऑलरेडी कंपनी ने इससे पहले भी लिए होते हैं और उसका कंपनी के साथ एक रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट चल रहा होता है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि वो चलता रहता है चलता रहता है। जो रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट होती है वो आपने उतना उतना रिकॉर्ड करना है, उसका इंटरेस्ट तब तब रिकॉर्ड करना है जब जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने जनरल बोरिंग को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने उसमें जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, जनरल बोरिंग के अंदर कैपिटलाइजेशन रेट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास 2 या 3 लोन्स हैं तो आप उन सब की एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेते हैं। जितनी अमाउंट यूज किया, जितने टाइम के लिए यूज किया, उतना उतना उसको जो है वो हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। जबकि स्पेसिफिक लोन थोड़ा सा भी इस्तेमाल हुआ तो वो सारा का सारा कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम लोग जब स्पेसिफिक लोन लेते हैं और उसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन का लोन लिया था, सिर्फ 1 मिलियन इस्तेमाल किया तो हमने 10 मिलियन का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो रिमेनिंग 9 मिलियन है ये भी हमारे पास पड़ा हुआ। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो 9 मिलियन आपके पास पड़ा हुआ ना, वाई नॉट इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि किसी ऐसे अकाउंट में रख दिया जाए कि ये 9 मिलियन आपको मिल गया है, आपने जो 9 मिलियन ले लिया है इसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां से आप जब चाहे पैसे चाहे निकलवा सके। तो इससे आपको कुछ सब इन्वेस्टमेंट इनकम मिल सकती है, और ये जो सब इन्वेस्टमेंट इनकम है इसको आप अपने एक्सपेंस में से माइनस कर सकते हैं, डिडक्ट फ्रॉम योर एक्सपेंस। सब इन्वेस्टमेंट इनकम एक्सपेंसेस में से माइनस की जा सकती है। तो जब तक जो पैसे आपने यूटिलाइज नहीं किए हैं वो आप अपने एक्सपेंसेस में से माइनस कर सकते हैं। तो आज तो काफी लंबी बात हो गई, मैं जज्बात की रो में बह गया, मैंने एग्जांपल्स कोई भी नहीं कराई, मैंने कहा एक दफा कॉन्सेप्ट पूरा डिलीवर कर दूं। तो कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों ने अब डिलीवर कर लिया है। मैं जरा इसको समराइज करता हूँ। स्टैंडर्ड ये कहता है कि हर वो चीज जो आपको लोन लेने के लिए पे करनी पड़ती है, इंक्लूडिंग द चार्जेस, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट होती है। ये बात हो गई। स्टैंडर्ड ने कहा कि सारी बोरिंग कॉस्ट जो है उनको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि सिर्फ वो खास किस्म की बोरिंग कॉस्ट जो इन कंडीशंस को पूरा करती है उसको एक्सपेंस में डालने की बजाय उसको CWIP में डाल देना। और फिर उसने वो 4 कंडीशंस बताई है। पहली कंडीशन ये बताई है कि वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट की निशानी आप लोगों ने पढ़ी कि वो एसेट जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है और उसके इंटेंडेड यूज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिफाइंग एसेट होता है। कैपिटलाइजेशन पीरियड की बात की। कैपिटलाइजेशन पीरियड को मजदूर पीरियड कहता हूं मैं, कि ये वो मजदूर पीरियड है कि जब मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया है, एक्सपेंस भी होना शुरू हो गए और बोरिंग कॉस्ट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ योर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। और जब मजदूर काम करके चले जाए उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द एंड ऑफ योर कैपिटलाइजेशन पीरियड। उस टाइम पीरियड के दौरान जितना इंटरेस्ट होगा वो आपने कैपिटलाइज करना, चाहे वो स्पेसिफिक बोरिंग का है चाहे वो जनरल बोरिंग का है। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जैसे ही लोन इस्तेमाल होना शुरू होता है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट है वो सारा का सारा आप कैपिटलाइज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द यूटिलाइजेशन। उसमें जो अनयूटिलाइज पोर्शन होता है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो जनरल बोरिंग होती है वो जितनी जितनी जब जब इस्तेमाल होगी उसके ऊपर उतना उतना तब तब रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा? वो आपको कैपिटलाइजेशन रेट लगेगा। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है? ये वेटेड एवरेज रेट होता है कंपनी की जितनी बोरिंग्स है सबका, यानी कि कंपनी की साल में जितनी भी बोरिंग्स होती है उन सबका जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो ऊपर रख देते हैं और उनकी टोटल वैल्यू नीचे रखते हैं, तो उसका एक वेटेड एवरेज रेट निकल आता है। तो तीसरी जो कंडीशन, तीसरी जो बात हम लोगों ने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि ये जो लोन हो सकता है ये जनरल बोरिंग भी हो सकती है और ये स्पेसिफिक बोरिंग भी हो सकती है। तो ये 3 ही कंडीशन है, 4 नहीं है, 3 कंडीशन है। नंबर 1 क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर हो,
नंबर 2 ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड हो। नंबर 3 जनरल लोन भी हो सकता है, स्पेसिफिक लोन भी हो सकता है। तो इन लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम लोग CWIP में चार्ज करेंगे, एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट स्टैंडर्ड। तो हम लोग जरा इसकी एप्लीकेशन करते हैं। डेफिनेटली अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही आसान होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। On 1 January 2016, Okada Engineering issued a bond to raise 25 million to fund a capital project which will take 3 years to complete. बड़ी मजे मजे की बातें की है उसने। कहा 1 जनवरी 2016 पे हम खड़े एक बॉन्ड इशू किया है 25 मिलियन का फाइनेंस रेज करने के लिए। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है, आपको समझ होनी चाहिए। आपको पता होगा कि अगर आप किसी बैंक से लोन लें तो वो लोन होता है, और अगर एक कंपनी किसी जनरल पब्लिक से लोन ले तो उसे बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड बेसिकली एक लोन डॉक्यूमेंट होता है, कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी ने इस बंदे से इतना लोन लिया है और उस लोन की जो है ना वो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये बेसिकली लोन ही होता है जो जनरल पब्लिक से लिया जाता है। तो बैंक से लोन ले लेंगे, जनरल पब्लिक से एक ही बात। और इस लोन का पर्पस क्या है, उसने कहा है दिस इज टू फंड द कैपिटल प्रोजेक्ट विच विल टेक 3 years टू कंप्लीट। तो सवाल ये है कि क्या ये कैपिटल प्रोजेक्ट जो है इज इट ए क्वालिफाइड एसेट? तो जवाब है जी हाँ, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो ये कि इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप और कंप्लीट। तो इस बात से ये पता चला है कि आज 1 जनवरी 2016 है, बिजनेस ने 25 मिलियन का लोन लिया है। बिजनेस ने ये लोन जो है ये एक ऐसे एसेट के लिए लिया है जिसको बनाने के लिए 3 साल लगेंगे। तो इट मींस कि ये एक कैपिटल वर्क इन प्रोसेस वाला एसेट है, ये एक क्वालिफाइड एसेट है, और उसके ऊपर 25 मिलियन का उसने लोन जनरेट कर दिया। अब लोन तो ले लिया 1 जनवरी 2016। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट किस डेट से वो पे करना शुरू करेगा, किस डेट से उसको इंटरेस्ट अप्रूव होना शुरू हो जाएगा? तो जवाब है जिस डेट पे लोन ले लिया है उसी डेट पे इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। Amount not yet needed for the project are invested on a temporary basis। जो अमाउंट आपको नहीं चाहिए थी वो आपने टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि सब इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगेन वही बात हो गई, हमें पता है कि ये जो 25 मिलियन है ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग है, और हमें ये भी पता है कि जो स्पेसिफिक बोरिंग होती है ना उसको सब इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो हमें यहां से भी कंफर्म हो गया है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2016 के दरमियान क्या हुआ, ओकाड़ा इंजीनियरिंग स्पेंट 9 मिलियन ऑन द प्रोजेक्ट। 25 मिलियन लिया था, 9 मिलियन प्रोजेक्ट पे स्पेंड कर दिया। द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग का मतलब है कि इस बॉन्ड का की सर्विस करने के लिए, यानी कि इस बॉन्ड को जो इंटरेस्ट पे करना था वो था जी 1.25 मिलियन during the period, and company was able to earn 780,000 through the temporary reinvestment of the borrowing। अच्छा आप जरा गौर से देखिएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करने के लिए थी, उसने सीधा सीधा अमाउंट्स बताई है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी अमाउंट क्या है। देखिए 25 मिलियन का लोन लिया आपने, सिर्फ उसमें से 9 मिलियन आपने यूटिलाइज किया, बाकी जो था वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ था जिससे आपको 7,80,000 रुपए मिले। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड के बारे में उसने कोई बात नहीं की। कैपिटलाइजेशन पीरियड के बारे में अगर कोई बात ना करे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस डेट पे लोन लिया है उस डेट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, और आप समझिए कैपिटलाइजेशन पीरियड भी उसी डेट पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जनाबे वाला हुआ क्या कि पूरे 1 साल के अंदर इसको 3 साल लगने थे, इस डेट के ऊपर आपने लोन ले लिया है 25 मिलियन का। 1 साल गुजरा है, आपने उसमें से सिर्फ 9 मिलियन जो है वो स्पेंड किया है। लेकिन क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन पे मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो इसके ऊपर सारे के सारे के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दें। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी कि इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जो आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है ईयर 1 के अंदर, वो सारा का सारा इंटरेस्ट है जो इसके ऊपर पे किया है वो कितना है 1250000। लेकिन इसमें से हम लेस करेंगे सब इन्वेस्टमेंट इनकम, जो कि उसने कहा है 7,80,000।
इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज करना है 780 में 220 और 250 470 हो गया जी, ठीक है जी। 470,000 जो है ये आपने कैपिटलाइज करना है इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आती है कि स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर जितना भी पूरे साल में आपने लोन दिया है, जो इंटरेस्ट दिया है, वो आपने एक्सपेंस नहीं करना बल्कि वो आपने कैपिटलाइज करना है। लेकिन उसमें से सब इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देनी है। जो रिमेनिंग एसेट जो था, जो रिमेनिंग अमाउंट थी, उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने 7,80,000 का इंटरेस्ट कमाया। सीधी सीधी अमाउंट की कोई कैलकुलेशन इसमें शामिल नहीं थी। कैलकुलेशन भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहे कि जो ये वाली अमाउंट ना बताए 12,50,000, वो आपको कहे कि अच्छा ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग फॉर एग्जांपल 2.5% इंटरेस्ट देते हैं, तो आप 12,50,000 कैलकुलेट कर लेंगे जो इंटरेस्ट जो भी रेट होगा। सब इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर उसने बताया हुआ है कि भाई सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो उसके ऊपर हम लोग 6% इंटरेस्ट लेते हैं या वट एवर, तो आप उस हिसाब से सब इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट कर लें। लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक बोरिंग होगी, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में रूल ये है कि ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो आपने कैपिटलाइज करना है, उसमें से अगर कोई सब इन्वेस्टमेंट इनकम होगी तो वो माइनस करें। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इस वक्त एसेट में CWIP का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? CWIP में क्या क्या जाता है? CWIP में सारे साल में जो पेमेंट्स हुई हैं वो हो जाएंगी। 9 मिलियन की एक पेमेंट हुई, ठीक है जी। तो आप लोग करेंगे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर 1 आपने क्या एक्सपेंसेस किए? 9 मिलियन के एक्सपेंसेस किए। दूसरा, जो इसमें आप ऐड करेंगे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। जो बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज की है, आपने कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है? 470,000। तो ये आप ऐड करेंगे। इसका मतलब ये है कि CWIP में 13,70,000 अभी इस वक्त हमारे पास पहले साल के एंड में पड़ा हुआ। तो जब तक आप ये लोन वापस नहीं करेंगे या आपकी कैपिटलाइजेशन पूरी नहीं होती है, उस डेट तक आप लोग एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड करने के बजाय इसको कैपिटलाइज कर रहे हो। तो ऐसे भी हो सकता है कि लोन वापस हो जाए। जब लोन वापस हो जाए तो फिर तो ना बजेगा बांस, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इस तरह की कोई बात थी। तो पता नहीं क्या था यार वो बांस और बांसुरी वाली स्टोरी मेरे जहन से निकली। यानी कि जारी बात है कि जब लोन ही खत्म हो गया तो फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा और उसकी कैपिटलाइजेशन ही नहीं होगी। तो एक सवाल पास पेपर में ऐसा भी आया कि उन्होंने कहा कि यार लोन हमने ड्यूरिंग द ईयर वापस कर दिया, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आई, वो फिर भी कह रहे नहीं नहीं कैपिटलाइजेशन पीरियड तो 2 साल तक चल रहा है, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। भाई क्यों होगा? उसने लोन रखा ही 6 महीने के लिए था, उसके बाद वापस कर दिया उसने। जब लोन वापस कर दिया तो फिर तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और फिर कोई कैपिटलाइजेशन पीरियड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई है कि अगर लोन ही रीपे कर दिया है तो फिर उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो फिर वो कैपिटलाइज भी नहीं होगा, चाहे कैपिटलाइजेशन पीरियड चल रहा हो या नहीं, चाहे वो क्वालिफाइंग एसेट हो या नहीं, चाहे वो जनरल बोरिंग हो या स्पेसिफिक बोरिंग। जब पैसे ही वापस कर दिए तो फिर उसके बाद आपने कोई वो इसको चार्ज नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? जी बिल्कुल बता देते हैं। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं। सेकेंड ईयर में लेट्स सपोज वो ये कहता है कि भाई हमने कोई खर्चा नहीं किया, सेकेंड ईयर में कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, वही 9 मिलियन का जो खर्चा शुरू में किया हुआ था वही है, और सारे के सारे पैसे अभी भी इन्वेस्टेड हुए हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर के में पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंस किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना होगा? बोरिंग कॉस्ट। वो वही है जो कि पिछले साल हुआ है, क्योंकि आपने पूरे 25 मिलियन के ऊपर जो है वो आपने इंटरेस्ट पे करना है। पूरे 25 मिलियन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना ही करना है। पिछले साल 25 मिलियन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया था? 1250। तो अभी भी 1250 ही आप पे करेंगे अनटिल अनलेस कि आप इसमें से कोई पैसे वापस ले ले, कोई लोन वापस कर दे, तो फिर वो लोन कम हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस हर साल पूरा पूरा रिकॉर्ड करना है स्पेसिफिक बोरिंग। तो अगले साल भी 25 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, जिसे हम कहते हैं 25 मिलियन के ऊपर 12,50,000 का बोरिंग कॉस्ट चार्ज होगी। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो दूसरे साल हुई है वो भी सेम ही हुई है, 9 लाख
7,80,000 की, तो गेन दूसरे साल भी जो है वो आपका 4,70,000 का एक्सपेंस होगा जो कैपिटलाइज होगा। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं यार, सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो सेकंड ईयर में हुई है वो हुई है 2,50,000। ठीक है, अब अगेन जब डाटा नहीं है तो फिर इसलिए हम उसको कर कुछ नहीं सकते, तो सेकंड ईयर में हम लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं, या हम लोग अज्यूम कर लेते हैं डाटा, ऐसी क्या टेंशन है। हम ऐसा करते हैं कि सेकंड ईयर की यहाँ पे एग्जांपल बनाते हैं, और सेकंड ईयर जो है उसमें क्या करते हैं, सेकंड ईयर आ गए, सेकंड ईयर में हमने पेमेंट की, कितने की पेमेंट की, हमने 9 की पहले पेमेंट की थी ना, इस साल हम समझ गए कि जी 5 मिलियन की पेमेंट मजीद की। ये पेमेंट जो है हमने कंट्रैक्टर को की है। बेसिकली जब आप काम शुरू करते हैं ना, तो हर चीज आप खुद नहीं लेकर आते। ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई फैक्ट्री बनानी शुरू किया है तो आप पेज भी लेने खुद जा रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अकाउंट्स की एंट्री भी, आप एक कंट्रैक्टर हायर करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्टेजेस में पेमेंट तय होती है, तो भाई पहले साल तो इतनी पेमेंट करेंगे, दूसरी पेमेंट ये होगी, तीसरी पेमेंट ये होगी, चौथी पेमेंट ये होगी। उसमें स्टेजेस डिफाइन होती है कि भाई जब तुम फाउंडेशन बना लोगे, जब जब तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करोगे, हम तुम्हें 15% पेमेंट करें। फिर उसके बाद जब तुम फाउंडेशन बना लोगे 30% और पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब तुम फर्स्ट फ्लोर बना लोगे 5% और पेमेंट करेंगे। सेकंड फ्लोर बना लोगे 10% और पेमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है ना, आप उसके साथ स्टेजेस ऑफ पेमेंट डिफाइन कर लेते हैं। वो डिपेंड होती करती है स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन के ऊपर, कि कितना कितना कंप्लीट होता जाएगा, कितनी कितनी पेमेंट होती जाएगी। सेकंड ईयर में आपने मजीद पेमेंट कर दी है 5 मिलियन की, और जो रिमेनिंग जो अमाउंट थी उसमें से सब इन्वेस्टमेंट इनकम लेट सपोज आपकी कितनी निकली है, वो निकली है 2 लाख रुपए की, लेगा दैट्स इट। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे साल में हुई है। दूसरे साल सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि आपकी जो है ना वो बोरिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज क्या बनेगी। स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा वो सारा का सारा आपने कैपिटलाइज करना है। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एग्जैक्टली वही होगी 12,50,000, क्योंकि सारे बॉन्ड्स को सर्विस करने की जो टोटल कॉस्ट है वो 12,50,000। जो बॉन्ड होल्डर्स है उनको भी आपने पैसे वापस नहीं किए, उनको पूरा का पूरा इंटरेस्ट 12,50,000 देना है। इसमें से लेस करेंगे हम सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि बन रही है 2 लाख। इसका मतलब यह है कि 10,50,000 is the amount of borrowing cost that will be capitalized। अब आपसे कोई पूछे कि CWIP का क्लोजिंग बताएं, तो आप कहेंगे जनाब CWIP का ओपनिंग था लास्ट ईयर से कितना, ये बोला 13,70,000। इसमें मजीद हम ऐड करेंगे पेमेंट जो कि इस साल की गई है। इस साल हमने 5 लाख की मजीद पेमेंट्स की है, तो वो भी तो CWIP में चार्ज होगा ना। और प्लस करेंगे हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, 5 लाख नहीं 5 मिलियन है मेरे ख्याल से, हाँ 5 मिलियन। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है वही 10,50,000। ठीक हो गया जी, 13,70 होगा, 13,70 नहीं होगा, ये भी फिगर गलत है, ये होगा जी, ये जरा देख लीजिएगा, सॉरी ये एक जीरो मैंने काम जमा कर दिया। तो ये होगा जी 9470 9470 ये होगा जी 9470 इसमें हम जमा करेंगे 5, 9 और 5 14 हो जाएगा। 14 में एक 15,520 बन जाएगा मेरे ख्याल से। देखेंगे 15,520 9470 500 1050 500 नहीं 5000 9470 500 1050 15,520 यस। ठीक है जी, तो दूसरे साल ये होगा, ये चीज याद रखिएगा जी। एक दफा जब ये एग्जामिनर ने सवाल पूछा, मेरा ख्याल है रिसेंटली भी आया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम लोगों ने कुछ बॉन्ड्स इशू किए, कुछ शेयर इशू किए, तो शेयर इशू करने से जो है ना वो हमारे पास पैसे आ गए और हमने लोन वापस कर दिया। लेकिन स्टूडेंट उस चीज को फैक्टर इन करने में नाकाम रहे कि भाई अब तो लोन ही नहीं रहा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे, और इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन का क्या जो है वो मामला होगा। अच्छा जी, सो इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड बोरिंग कॉस्ट विल बी सेम एवरी ईयर। यस, देखिए जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है
वो तो आपको उस वक्त तक पे करना पड़ेगा जब तक आप बॉन्ड्स वापस नहीं करते, सही है। तीसरे साल भी आपको 12,50,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा, चौथे साल भी आपको 12,50,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा, पांचवें साल भी 12,50,000 का इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन ये एसेट 3 साल में जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चौथे साल का 12,50,000 जो होगा वो फिर अब आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, पांचवें साल का 12,50,000 भी एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा। जब तक आप बॉन्ड्स वापस नहीं लेंगे, जब तक आप लोन वापस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको इंटरेस्ट तो पड़ता रहेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है वो कैपिटलाइजेशन पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कैपिटलाइजेशन पीरियड है, इससे पहले वाला इंटरेस्ट और इसके बाद वाला इंटरेस्ट अगर हो तो वो आपने एक्सपेंस आउट कर, ठीक है जी। तो ये फ्लो आपको समझ आना चाहिए। अगर ये फ्लो आपको समझ आ गया तो आप आगे इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस है। अब देखिए ना, यहाँ पे उसने सीधा सीधा आपको लोन बता दिया कि भाई इतना लोन था और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया। अब वो आगे क्या करेगा, एग्जामिनर भी सियाना है, वो क्या करेगा, वो आपको अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए दे देगा। अब आगे कैलकुलेशंस है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा है कि हमने सिर्फ कैपिटलाइज्ड ही कैलकुलेट करना है, जी बिल्कुल कैपिटलाइज्ड ही इसमें कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में ऐड होगा। जो एक्सपेंस आपने कैपिटलाइज नहीं करना वो आपको नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहता, लेकिन फर्स्ट करें कि वो कहे कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस में चार्ज हो रहा है वो भी लिखना है। ऐसा हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी आगे सवाल आएंगे जिसमें वो बोरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड की बात करेगा। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन पीरियड ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि भाई ये टाइम पीरियड है, ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ। तो हम कहेंगे यार अभी लोन तो ले लिया है, इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा तो फिर उससे पहले बैंक को तो कंसर्न नहीं है ना, बैंक ने बताया भाई पैसे ले लिए, लोन इंटरेस्ट दो। अब ये हमारी सरदर्द है कि हमने उसको कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। लेकिन बैंक ने जिस दिन आपको पैसे दे दिए अगले दिन से वो आपसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, बल्कि उसी दिन से इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। और वो जो इंटरेस्ट है वो आपने उसको तो पे करना है, आपने खुद कहाँ पे रिकॉर्ड करना है ये आपकी सरदर्द है IAS 23 के हिसाब से। क्वेश्चन है, अप लिमिटेड बोरोड a loan of ₹10 million from डाउन बैंक। अच्छा, वाह कैसी बात है, अप लिमिटेड जो है वो डाउन लिमिटेड से, डाउन बैंक से पैसे ले। हालांकि जो डाउन होता है उसको पैसों की जरूरत होती है, लेकिन अप वाले भाई को डाउन वाले भाई से पैसे लेने हैं। कितने पैसे हैं, 10 मिलियन, 15% पर एनम के ऊपर। अब देखिए इससे पहले वाला सवाल, जो सबसे पहला सवाल होता है आपको बताओ वो सबसे इजी होता है, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होता है। तो अब बजाय इसके कि वो बताता है कि इंटरेस्ट कितना था टोटल, उसने आपको परसेंटेज बताई। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी गई होगी, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपके कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है कि आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पर एनम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स पावर जनरेशन फैसिलिटी। पता चल गया कि एक 10 मिलियन का लोन लेना है, ये एक स्पेसिफिक लोन है, 15% के ऊपर मिलेगा, और पावर जनरेशन फैसिलिटी को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्होंने बनाया है, जो कि एक क्वालिफाइड एसेट है। ओके, द लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी 2011। ले जी, लोन कब रिसीव हुआ है, 1 फरवरी 2011 को, डेट्स आ गई। अब लिमिटेड पेड 3 मिलियन टू कॉन्ट्रैक्टर्स इमीडिएटली। उन्होंने 10 में से 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली पे कर दिया, यानी कि पेमेंट भी हो गई। बट रिमेनिंग 7 मिलियन वर पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन 1 मार्च 2011। रिमेनिंग जो था 7 मिलियन वो 2011 की ये कब मार्च को पे हुआ, यानी कि 1 फरवरी को लोन मिला और उसी तारीख को आपने 3 मिलियन पे कर दिया, बचा कितना, 7 मिलियन। उस 7 मिलियन के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया है 9% के ऊपर। ये आपकी सब इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, यानी कि आपने लोन लिया 10 मिलियन का, आपको इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो गया, आपने कहा जितना देना है दे देते हैं, बाकी के ऊपर तो हम किसी तरीके से फायदा उठाएं, तो बाकी हमने इन्वेस्ट कर दिया 9 मिलियन का, 9% के ऊपर। अब लिमिटेड हैज ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2011 भी होगा। एज ऑन दिसंबर 31 2011 द कंस्ट्रक्शन इज स्टिल इन प्रोसेस एंड लोन इज आउटस्टैंडिंग। कहते हैं जी, और बोरिंग कॉस्ट आइडेंटिफाई करें जो आपने पे करनी है टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31। टाइमलाइन बनाते हैं जी 2011 की, साल 2011।
आपने 1 फरवरी को लोन लिया है, 1 फरवरी को आपको लोन मिला है 10 मिलियन का, लोन मिला है आपको 10 मिलियन 1 फरवरी को। इसी डेट पे आपने 3 मिलियन की पेमेंट कर दी, ये आपकी पेमेंट नंबर 1। फिर इसके बाद 1 मार्च को आपने 7 मिलियन की और पेमेंट कर दी, ठीक है ना। उसने कहा था ना रिमेनिंग 7 मिलियन वर पेड टू द कंट्रैक्टर ऑन 1 मार्च 2011। तो बाकी आपने 1 मार्च में पेमेंट कर दी 7 मिलियन की, और आपके पास हाथ में कितने पैसे रह गए? 0 रुपीज। सारा का सारा लोन आपने यूटिलाइज कर लिया। दो चीजें हैं यहाँ पे, पहली चीज कि आपने बैंक को कितना पे करना है इंटरेस्ट, दूसरी चीज कि आपने उसकी सब इन्वेस्टमेंट से कितना कमाया। तो जनाब गौर से अगर आप देखें तो लोन आपको 1 फरवरी को मिला था, 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा टाइम पीरियड जो है इसमें आपका लोन आउटस्टैंडिंग था। इस पूरे के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है बैंक को। क्या ये चीज समझ आती कि आपको जिस दिन लोन मिला है उस दिन से जब आपने लोन यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है उस डेट के ऊपर जो है आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बोरिंग कॉस्ट, जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगी। 10 मिलियन का लोन है, इसके ऊपर 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से 11 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये आपकी वो बोरिंग कॉस्ट है जो आपको चार्ज होगा। क्यों? फरवरी से लेकर दिसंबर तक, सिर्फ जनवरी का महीना इसमें से माइनस हुआ है। 15% पर एनम का इंटरेस्ट होता है, ये इसके साथ इसने लिखा भी हुआ है, रेट हमेशा पर एनम होता है। ये साल का इंटरेस्ट है, हमने इसको 11/12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम लोग इसकी 11 महीनों की कॉस्ट के ऊपर पहुंच सके, जो कि कितना होगा जी? 15% है जी 0.15 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 12, बोले तो कितना बना? 13,75,000। ये आपकी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा, ये बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पीरियड स्टार्ट हो गया था। दूसरी चीज है सब इन्वेस्टमेंट इनकम। अब अगर आप गौर से देखें तो जैसे ही लोन आपको मिला आपने उसी दिन 3 मिलियन पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी अमाउंट कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रही? जब आपने 3 मिलियन पे कर दिया तो आपके पास बचा 7 मिलियन। जब आपने 3 मिलियन पे कर दिया तो आपके पास बचा 7 मिलियन। वो 7 मिलियन सिर्फ 1 महीने आपके पास पड़ा रहा, और मार्च में आपने उस 7 मिलियन में से 7 मिलियन पे कर दिया और आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गई 0। इसका मतलब ये है कि 7 मिलियन की अमाउंट सिर्फ 1 महीने तक सब इन्वेस्टेड रही, उसके बाद मार्च में वो भी पे हो गई। तो जो हमारी सब इन्वेस्टमेंट इनकम है वो 7 मिलियन के ऊपर है, रेट 9% है, उसने दिया हुआ है, उसने कहा था ना रेट 9%, और सिर्फ 1 महीने के लिए आप ये 9% का इंटरेस्ट कमा सके, क्योंकि 1 महीने बाद 1 मार्च को वो भी 7 मिलियन आपने पे कर दिए। तो सब इन्वेस्टमेंट इनकम 7 मिलियन की अमाउंट के ऊपर 9% के हिसाब से 1 महीने के लिए रही, तो आपका प्रॉफिट बना 52,500 रुपए। तो आपका जो बना 1375,000 माइनस 52,500, 13,22,500, ये आपकी वो बोरिंग कॉस्ट है जो आपने कैपिटलाइज करनी है। बेसिकली सारी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है और सब इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसके अंदर एडजस्ट करनी है। निहायत सिंपल सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशंस थी। कैलकुलेशंस के अंदर फॉर्मूला सेम है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। नॉर्मली ये टाइम फैक्टर जो होता है ये मंथ्स में होता है, इसलिए हम लोग 11/12 या 1/12 या वट इतना करते हैं। 7 मिलियन पे करने के बाद आपके पास 0 पैसे रह गए थे उस लोन के अंदर से, बाकी सारे आपने खर्च कर दिए थे। लेकिन
जो लोन है उसके ऊपर तो बोरिंग तो आपने पूरी पे करनी पड़नी थी, आपने सेकंड ईयर में भी इसके ऊपर 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट देना होगा। जब तक ये लोन वापस नहीं करते हर साल आपको बोरिंग कॉस्ट की मद में चार्जेस होते रहेंगे। एक स्टूडेंट कह रहे हैं 1 मंथ की समझ नहीं आई। देखिए हम लोगों ने सब इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड करनी होती है उस टाइम पीरियड की जिस टाइम पीरियड के दौरान आपने सब इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप जरा सोचें कि 1 फरवरी को आपको 10 मिलियन रुपीस मिले, जिसमें से आपने 3 मिलियन उसी वक्त खर्च कर दिए, बाकी आपके पास 7 मिलियन रुपए बचे थे, 7 मिलियन जो आपने इन्वेस्ट कर दिए किसी अकाउंट में जिसके ऊपर आपको 9% मिल रहा था। लेकिन ठीक 1 महीने बाद आपको वो 7 मिलियन रुपए वहां से निकलवाने पड़े क्योंकि आपने पेमेंट करनी थी। तो सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो कमाना आपका पर्पज नहीं है, लेकिन जब कैश वेला बैठा हो, कैश आपके पास हो, तो आप उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, ताकि ये वाला जो इंटरेस्ट है इसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, लाइन आगे पीछे कोई बात नहीं, ये मैं लाइन सेट कर देता हूँ, ये लेके यानी कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के दौरान 1 मंथ बनता है फरवरी और मार्च के दरमियान। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है, ओके चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ड लिमिटेड का क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन इतनी नहीं है, सिर्फ डेट्स की हेरा फेरी है, जरा गौर से पढ़िएगा। कॉर्ड लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होता है? गाड़ियों को कहते हैं। Currently the company is manufacturing its power generation plant. Power generation plant क्या होता है? ये आपका क्वालिफाइंग एसेट होता है। The project was started on January 13, 2011 with the company's own fund. ये ज़हन में नशीन कर लें। ये टाइमलाइन बड़ी जरूरी है। उसने कहा कि 15 जनवरी से काम स्टार्ट हो गया था। किस चीज से? कंपनी ने अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट काम स्टार्ट किया था। तो ये भी तो हो सकता है, ऐसे थोड़ी है कि लाजमी तौर पे लोन लेना है। कंपनी अपने पैसों से पहले स्टार्ट करती है, कंपनी कहती है पहले अपने पैसे जितने उनको इस्तेमाल करते हैं, जब चाहिए होगा लोन ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसे, हम अभी लोन लेकर क्यों अपने ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करवाना शुरू करें। सब्सिक्वेंटली Cord Limited borrowed a loan from ZBL to finance the project on February 22, 2011। लेना 22 फरवरी 2011 को एक लोन उन्होंने लिया है जिसका पर्पस था कि वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे। ये स्पेसिफिक लोन हो गया। अभी तक हमने दोनों जो एग्जांपल्स किए हैं वो दोनों स्पेसिफिक लोन की की है, जनरल बोरिंग की अभी कोई एग्जांपल नहीं की है। जनरल बोरिंग की एग्जांपल्स आगे आएंगे क्योंकि हम एक एक करके एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद उन्होंने लोन लिया। The first payment out of the loan was made on March 4, 2011। 4 मार्च 2011 को फर्स्ट पेमेंट कर दी गई। यानी कि लोन आपने ले लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी आपने लोन यूटिलाइज करना शुरू नहीं किया था। तो फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वाज मेड ऑन March 4, 2011 ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। द प्रोजेक्ट रिमेन्ड क्लोज्ड फ्रॉम अप्रैल 25 से 9 मई। 25 अप्रैल मई यानी कि तकरीबन 14-15 दिन जो है वो प्रोजेक्ट क्लोज रहा। The work was also stopped for a week from May 23, 2011 से मई 30, 2011। So the necessary plan and layout can be finalized after testing of project completed so far. The plant was completed on 31 July 2011 except that some signboards could not be installed until August 10, 2011। Loan was repaid on August 31। Cord Limited started using the plant on 1 September 2011। बहुत सारी डेट्स हैं। ये वाला जो डेट वाला सवाल है इसमें आपने वही रूल फॉलो करना है। ठीक है जी, इसमें आपने वही रूल फॉलो करना है जो कि हम लोग कहते हैं कि कैपिटलाइजेशन के लिए आप फॉलो करते हैं। अच्छा जी, फ्रॉम व्हेन द कोड लिमिटेड टू शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट कब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी? सवाल आ गया। देखिए जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है एक वो डेट है, जिस डेट पे लोन लिया है एक वो डेट है, और जिस डेट पे लोन यूटिलाइज करना शुरू किया है एक वो डेट है। तो ये वो डेट है 4 मार्च 2011 जिस डेट पे तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं। ऑल 3 कंडीशंस आर मेट। हमने कहा था कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, खर्चा होना शुरू हो जाए,
और लोन भी उसके ऊपर यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। तो 4 मार्च 2011 इज द डेट जिस डेट के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइजेशन जो है वो आपने स्टार्ट की। दूसरा सवाल ये है कि कैपिटलाइजेशन 25 अप्रैल से 9 मई के दरमियान में सस्पेंड होनी चाहिए या नहीं। सस्पेंशन की बात हमने की थी। उसने कहा ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम अप्रैल 25/11 से 9 मई 2011। हम ये अज्यूम करेंगे कि ये टाइम पीरियड जो है ये सब्सटैंशियल है, क्योंकि एसेट वैसे भी 200 दिनों में जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम अगर ये अज्यूम करेंगे कि ये टाइम पीरियड सब्सटैंशियल है, तो फिर ये हमारा अनप्लैन्ड या अननेसेसरी डिले था। इस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। पॉइंट बी के लिए हम ये अजम्पशन लेंगे, वी विल अज्यूम दैट द डिले इज मटेरियल। पॉइंट बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मटेरियल टाइम पीरियड का डिले है एंड it was unnecessary, then we will conclude, हम ये conclude करेंगे कि we should stop capitalization, हम लोग कैपिटलाइजेशन रोक देंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से एक अनप्लैन्ड अननेसेसरी डिले था। Similarly, should the Port Limited suspend the capitalization from 23 मई से 30 मई, सिर्फ 5-6 दिन के लिए? तो ऐसे में हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एक इमटेरियल डिले है, तो इसमें हम लोग जो है ना वो कैपिटलाइजेशन नहीं रोकेंगे। तो ये नो होगा, इसका आंसर होगा, इसका होगा यस इफ मटेरियल। और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होने का टाइम कितना है जी? हम लोगों ने सोचा था ये 4 मार्च है, 4 मार्च 2011। अगला सवाल ये है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन कब खत्म हो जाएगी? तो इसमें 3 डेट्स हैं जिनको आपस में कंपेयर करना होगा। कंप्लीट हो गया था 31 जुलाई को, साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगे थे जो कि 10 अगस्त को लगे, और लोन जो है वो 31 अगस्त को रीपे हुआ है, और कोर्ट लिमिटेड ने उसको 1 सितंबर को स्टार्ट करना शुरू किया। तो स्टैंडर्ड ये कहा था कि जब एसेट कंप्लीट हो जाए या सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, हम उस वक्त इसकी कैपिटलाइजेशन रोक देंगे। तो यहाँ पे जो काम है वो सबसे पहले ये वाला हो रहा है, जब उसने कहा है कि द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2011, तो हम कैपिटलाइजेशन सीज कर देंगे 31 जुलाई 2011 को, क्योंकि उसके बाद इमटेरियल वर्क रह गया था जो 10 अगस्त को कंप्लीट हो गया, लोन भी 31 अगस्त को रीपे हो गया, और प्लांट 1 सितंबर को इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इसमें जरा डेट्स का कॉन्सेप्ट था, डेट्स में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है इनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। एक बच्चे ने पूछा है कि क्या हम 22 तारीख से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे? देखिए 3 कंडीशन हमने कहा था, नंबर 1 काम शुरू हो जाए, नंबर 2 खर्चा भी होना शुरू हो जाए, और नंबर 3 आपका लोन भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाए, तो तब आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट होता है। अगर उस कैपिटलाइजेशन पीरियड की स्टार्टिंग डेट से पीछे कुछ इंटरेस्ट पड़ेगा, आपको पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट तो आपको, लोन तो आपने 22 फरवरी को ले लिया है, तो 22 फरवरी से इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने यही तो बात की थी कि कैपिटलाइजेशन पीरियड से पहले अगर आपको कोई इंटरेस्ट पड़ेगा तो वो पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपने कैपिटलाइज नहीं करना है। हमने सिर्फ वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है जो कैपिटलाइजेशन पीरियड के दरमियान में फॉल कर, उससे पीछे वाला इंटरेस्ट और उससे आगे वाला इंटरेस्ट है ये हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड के स्टार्ट होने के लिए 3 कंडीशंस मीट होना जरूरी है। पहला, काम शुरू हो जाए, दूसरा खर्चा होना शुरू हो जाए, तीसरा लोन भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। ये क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ए बोरोड रुपीज 900, बस 9,000 पे बोरो किए। अच्छा, ये कोई डॉलर में क्वेश्चन होगा तो डॉलर को चेंज करके उन्होंने उसमें कर दिया कन्वर्ट रुपीज में। 9,000 जो है वो बोरो किए 15% के ऊपर पर एनम to fund a project on 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे आप, और आपने 9,000 पे जो है वो बोरो किए हैं 15% इंटरेस्ट के ऊपर। The following expenditure were made on the project during the year ended 31 December 2016। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर्स अब आ गए हैं
कि आपने 1 मार्च को पेमेंट किया 2500 की, ठीक है जी। तो आपने पहली पेमेंट जो किया प्रोजेक्ट के ऊपर वो 2500 को मार्च को की है, तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड जो है वो फिर मार्च से स्टार्ट होना चाहिए। एक पेमेंट 2500 को, दूसरी 4200 की और तीसरी 2300 की। तो ठीक है, 9000 पूरा इन्होंने पे कर दिया। अगर हम इनको जमा करें तो ये हमारे 9000 ही बनते हैं। तो 9000 का लोन लिया और पे कर दिया। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% व्हेनेवर अवेलेबल। जब जब अवेलेबल थे उन्होंने सरप्लस फंड इन्वेस्ट किए। द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज स्टार्टेड ऑन 1 मार्च 2016। अच्छा, यानी कि एक्टिविटी वगैरह भी 1 मार्च 2016 को ही स्टार्ट हुई है। वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड रिज्यूम्ड इन अर्ली सितंबर। अगस्त का पूरा महीना सस्पेंडेड रहे, कोई रीजन नहीं बताई। अगर कोई रीजन नहीं बताई तो हम ये समझेंगे कि ये अनप्लान्ड था, ये आपका अननेसेसरी डिले था, ये ऐसा डिले था जो कि आपको पसंद नहीं आया। गैर जरूरी चीजें पसंद नहीं आती ना, तो जो पसंद नहीं आया उसको हम लोग जो है वो फिर निकाल देंगे। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2016। तो उसने कहा जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करें। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज होगा और कैपिटलाइज कितना होगा, ठीक है। टाइमलाइन बना के समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए जनाबे वाला, ये पूरा एक साल है। आप अज्यूम करें कि ये लाइन से सीधी, आप खड़े हैं 1 जनवरी पे और साल एंड होता है 31 दिसंबर पे। एक स्टूडेंट ने करेक्शन मांगी है, वो कहते हैं क्या नेसेसरी डिलेस के लिए सस्पेंड नहीं करेंगे? जी जवाब है उसका जी नहीं करेंगे। नेसेसरी डिलेस अच्छी बात है। नेसेसरी डिलेस क्या होते हैं? जब आपको कोई चीज सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है, या इनको हम प्लान्ड डिलेस भी कह सकते हैं कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपके इंजीनियर्स को पता होता है कि फलान डेट पे हम लोग फाउंडेशन डालेंगे, 5 दिन उसको सूखने में लगेंगे, तो ये प्लान्ड है, ये नेसेसरी है। इसमें हम सस्पेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको शुरू से ही पता था कि इस टाइम पीरियड के दौरान काम नहीं होगा, तो इंजीनियर ने कुछ ना कुछ और प्लान किया हो, तो इसलिए उसकी सस्पेंशन हम लोग नहीं रोकेंगे। हम सिर्फ उस टाइम पीरियड की सस्पेंशन रोकेंगे जिस टाइम पीरियड में आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसे होगा। यानी कि वो डिले जो आपने सोचा ही नहीं कैसे होगा, वो अननेसेसरी होगा। उस टाइम पीरियड के दौरान आपने सस्पेंशन करनी है, यानी कि आपने रोक देना है अपना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2016 को लोन ले लिया आपने 9000 पे। जिस डेट पे लोन ले लिया है बैंक को इससे गर्ज नहीं है कि आपने क्या करना है, आपने कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना। बैंक आपको उसी दिन से इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो तो पूरे साल का ही पे करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? जो आपने पेमेंट करनी है, जो कैश में पे करना है, वो कितना होगा? वो तो पूरे साल का होगा ना, उसका तो बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड है वो आपने पूरा 12 महीनों का पे करना है। 9000 रुपए का लोन था 15% के ऊपर, ठीक है जी। तो ये 600 रुपए आई थिंक बनता है। ये 600 का 600 आपका टोटल इंटरेस्ट है जो आपने पे करना है, क्योंकि आपने 1 जनवरी को लिया था और जो लोन है वो आपने अभी तक रिवर्स रिटर्न नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में उसने कुछ बताया नहीं। उसने लोन रिटर्न करने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये जो 600 का इंटरेस्ट है, इसमें से कुछ इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होगा और रिमेनिंग इंटरेस्ट जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये बात भी समझ आती है। कैपिटलाइज कौन सा होगा? कैपिटलाइज होगा वो वाला इंटरेस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर कैपिटलाइजेशन पीरियड के दरमियान में आपको चार्ज होना है, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन पीरियड के बारे में उसने कुछ बताया। उसने कहा जी पहली पेमेंट हमने 1 मार्च को की है और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज भी 1 मार्च को स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये है कि पहली जो पेमेंट हुई है वो 1 मार्च को हुई है। जनवरी और फरवरी का महीना काम नहीं हुआ। तो कैपिटलाइजेशन पीरियड आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 मार्च से या 1 जनवरी से? बताइए, व्हाट इज द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ योर कैपिटलाइजेशन पीरियड? 1 मार्च 1350।
हाँ 9000 का 15% तो 1350 बनता है, मैंने 600 क्यों लिखा है, चलिए कोई बात, 1350 फर्स्ट मार्च से। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मार्च से ऑनवर्ड का जो आपका इंटरेस्ट है, फर्स्ट मार्च से ऑनवर्ड आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक पंगा है, वो ये कि देयर इज ए टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के दौरान आपकी सस्पेंशन होगी, और वो है जनाबे वाला टाइम अगस्त के महीने का। यानी कि फर्स्ट तरीके हम कह सकते हैं कि 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का आपका सस्पेंशन। और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो सस्पेंशन है ये अननेसेसरी थी, और अगर हम लोग सस्पेंशन के टाइम पीरियड को हाईलाइट करें तो वो ये बनेगा। इसका मतलब यह है कि पूरे साल में 2 महीने का वो टाइम पीरियड जिसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं और जिसमें कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, और 1 महीने का वो वाला टाइम पीरियड जिसमें आपने सस्पेंड कर देना है, जिसमें कैपिटलाइजेशन पीरियड सस्पेंड कर देना है। ये 3 महीने टोटल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और बाकी 9 महीने आपने कैपिटलाइज करने। क्या ये बात समझ आती है कि जो सस्पेंशन पीरियड है उसके दौरान भी बैंक को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है। बैंक कहेगा भाई लोन लिया था 1 जनवरी को, इंटरेस्ट पे करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2+1 यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, और बाकी 9 मंथ्स का कैपिटलाइज होगा। सही है ना, क्या समझे? 9 मंथ्स का कैपिटलाइज होगा और 3 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। तो जो आपका सस्पेंशन पीरियड है या कैपिटलाइजेशन से पहले का पीरियड है, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना है, यानी कि उसके एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करना है। तो आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आपका 1350 है तो 1350 ज़रब 9/12 और 1350 ज़रब 3/12, ये आपका बन जाएगा। ये आपका बनेगा 1013 कर लेते हैं, इसको राउंड अप कर लेते हैं, बड़ी फिगर है इसको राउंड अप कर लेते हैं, 1013 माइनस 1350, ये बना जी 337 इधर कर लेते हैं। लेगा क्या समझे कि बोरिंग कॉस्ट में जो कैपिटलाइज होने वाली अमाउंट है वो 1013 है, और जो आपने एक्सपेंस आउट करनी है वो 337 है। उसने ये पूछा था कि बताएं कि कैपिटलाइज कितना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज होगा। अभी एक चीज रहती है सब इन्वेस्टमेंट इनकम, लेकिन वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो आराम से होगी, उसका कोई मसला नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं कि हम लोगों ने डिवाइड कर दिया उसको 2 टाइम पीरियड्स में। ग्रीन टाइम पीरियड वो वाला है जिसमें कि हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि एक्सपेंस आउट करेंगे, जबकि येलो हाईलाइटेड वो टाइम पीरियड है पूरे साल का जिसमें कि हम लोग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अब जरा सब इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी लॉजिकल बात है। आपको 9000 रुपए जिस दिन मिले हैं, आपने उसी दिन, देखिए उसने कहा क्या कहा है, उसने ये वर्डिंग यूज किया कि भैया जिस दिन लोन मिलेगा उस दिन से ऑनवर्ड सरप्लस फंड्स विल बी इन्वेस्टेड एट 10% व्हेनेवर अवेलेबल। जब भी आपको लोन मिलेगा आप उसको 10% में सब इन्वेस्ट कर दिया करेंगे। तो सरप्लस फंड आपके पास किस दिन आ जाएंगे? पहले ही दिन आ जाएंगे। 1 जनवरी को जिस दिन लोन लिया है उसी दिन आपको सरप्लस फंड्स मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं सरप्लस फंड की एक टाइमलाइन बनाऊं अलग से, तो जो आपने सरप्लस फंड्स है वो कैसे इन्वेस्ट किए होंगे? सरप्लस फंड जो कि 10% पे इन्वेस्ट हो रहे हैं 1 जनवरी से, सरप्लस फंड की टाइमलाइन अगर मैं बनाना चाहूं तो सबसे पहले 9000 के सरप्लस फंड्स आ गए थे 1 जनवरी को, और ये 9000 के 9000 जो है ये 1 मार्च तक यूज होते रहे। 1 मार्च तक इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहा। अब जरा सोचना, आपने गौर से देखना है इस डिटेल को कि आपके पास पैसे आ गए थे 1 जनवरी को, आपने लोन जो है वो 1 जनवरी को ही ले लिया था ना, आपके पास जो पैसे आ गए थे वो 1 जनवरी को आ गए थे, आपने उनको 10% पे इन्वेस्ट कर दिया। पेमेंट आपने उससे जो की है वो 1 मार्च को की है।
इसका मतलब ये है कि 2 महीने तक ये 9,000 का 9,000 आपके पास जो है वो इंटरेस्ट सब इन्वेस्टमेंट इनकम में इन्वेस्टेड रहा। ठीक है जी। अभी पूरा का पूरा 9,000 सरप्लस है क्योंकि अभी तक आपने इसमें से कोई पेमेंट नहीं की। तो हम लोग ये कहेंगे, मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं, 9,000 पे इन्वेस्ट रहे 10% के ऊपर 2 महीने के लिए। क्या ख्याल है? ठीक है जी। यानी कि ये वाला टाइम पीरियड है 2 महीने का, इस टाइम पीरियड के दौरान 9,000 पे इन्वेस्टेड रहे 2 महीने के लिए। फिर क्या हुआ, यकम मार्च को आपने 2500 की पेमेंट कर दी। जब आपने 2500 की पेमेंट कर दी तो यकम मार्च में आपके पास कितने बचे? तो 9,000 माइनस 2500, तो यकम मार्च में आपके पास बचे 6500 रुपए। फिर आपने दूसरी पेमेंट की है अक्टूबर में जाके 10वें महीने में। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 6500 जो है ये आपका अक्टूबर तक आउटस्टैंडिंग रहा है। ये पूरा का पूरा 6500 आपने अक्टूबर तक सब इन्वेस्टमेंट किए रखा है। तो यहां पे 6500 जरब 10% मल्टीप्लाई बाई मार्च से अक्टूबर तक के कितने महीने होते हैं? मार्च, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर की यकम को आपने दूसरी पेमेंट की है जो क्या है 4,200। लेकिन ये जो 6500 है ये आपका सितंबर के एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा है। सितंबर के एंड तक आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट खाया है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये जो अगस्त वाला महीना है ये ग्रीन है और बाकी सारा जो है वो येलो है। ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है, क्योंकि ये आपका सस्पेंशन पीरियड है। ये जो टाइम पीरियड है सारा का सारा जो कि इनिशियली आपको मिला है ये आपका ग्रीन है। तो ये चीज बस आपने देखनी है कि ये 6500 जो आउटस्टैंडिंग रहा है ये 1 2 3 4 5 और सितंबर वाला 6 महीने का अलग कैलकुलेट होगा और 7वें महीने का अलग कैलकुलेट होगा, क्योंकि 6500 10% के हिसाब से 1/12 ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा, 4200 जब आपने अक्टूबर में पे किया तो आपके पास 6500 में से 4200 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 2300। अब आपने जो तीसरी पेमेंट की है वो आपने यकम दिसंबर को की है, ये 2300 की पेमेंट कर दी है। यानी कि आपने 12वें महीने की यकम को पेमेंट कर दी है 2300 की। इसका मतलब है कि आपके पास बैलेंस 0 रह गया। लेकिन ये 2300 जो है ये अक्टूबर और नवंबर 2 महीने आपके आउटस्टैंडिंग रहा है जो कि आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड का टाइम पीरियड बनता है। तो हम लोग ये 2300 है इसके ऊपर 10% के हिसाब से 2 महीनों का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये 9,000 रुपए के ऊपर 10% 2/12 ये आपके एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन पीरियड में नहीं आता। इसी तरह ये 6500 का 10% जो है ये आपके एक्सपेंसेस के अंदर शामिल होगा 1 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी आपके कैपिटलाइजेशन पीरियड में शामिल नहीं होता, ये सस्पेंशन पीरियड के दरमियान में आपका जो इंटरेस्ट मिला था वो था। ये 6500 के ऊपर 10% 6 महीनों के लिए और 2300 के ऊपर 10% 2 महीनों के लिए। ये दोनों जो मैंने येलो हाईलाइट किए हैं ये दोनों वो सब इन्वेस्टमेंट इनकम्स है जो आपकी एसेट की कैपिटलाइजेशन के अंदर जानी चाहिए। रूल बहुत सिंपल है, कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट आप देंगे या जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे सब इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर वो आपने कैपिटलाइजेशन में लिखना है।
और जो उस टाइम पीरियड के पहले या बाद में होगा या ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के दौरान हम लोग जो है ना वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते, वो वाला हमने फिर एक्सपेंस आउट करना। अब जरा इसको कंक्लूड करें हम, तो 9,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 2/12, ये 15 का आपका 15 रुपए का आपका ये वाला इंटरेस्ट बनता है। इसको कैलकुलेट करें 6500 के ऊपर 10% के हिसाब से 6/12, 325 रुपए ये बनते हैं। 6500 10%, ये आपका बनता है जी 54.16 है, तो मैं इसको 54 रुपीज ही लिखूंगा। और ये वाला जो है ये 2300 के ऊपर 10% 2/12 करके ये 38.33 बनते हैं, मैं भी इसको भी 38 रुपीज लिखूंगा। तो ये जनाब आपकी टोटल सब इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो हम लोग इसमें से सब इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर से कैपिटलाइज कौन कौन सी करेंगे, वो वाली जो कि ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड अराइज हुआ है। कैपिटलाइजेशन पीरियड में जो अराइज हुए हैं वो ये 325 रुपए है और ये 38 रुपए है। तो हम लोग 325 रुपए इसमें से माइनस करेंगे और 38 रुपीज भी इसमें से माइनस करेंगे कैपिटलाइजेशन वाली अमाउंट में से, और एक्सपेंस वाली अमाउंट में से हम लोग 54 रुपए और 15 रुपए ये माइनस करेंगे, 54 एंड 15। क्या समझे? अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ जाए तो आपको पूरा बोरिंग कॉस्ट समझ आ जाएगा। तो आपने जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है वो 650 की करनी है, और जो एक्सपेंस आउट करनी है वो आपने 268 की करनी है। एक बच्चा कह रहा है कि ये 15 नहीं है 150, देख लेते हैं। 9,000 10% 2/12 150, ओके ये 150 है। 337 माइनस 54 माइनस 150 बोले तो 133। स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 1350 का इंटरेस्ट था आपका टोटल, जिसमें से सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कैपिटलाइज कितने टाइम पीरियड का होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा। उसमें हमें ना टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमने 9,000 का पूरा पूरा इंटरेस्ट देना है, तो हमने 3 महीने अलग कर लिए, 9 महीने अलग कर लिए। फिर उसके बाद जो सब इन्वेस्टमेंट इनकम थी वो डिपेंड कर रही थी रिमेनिंग फंड्स के ऊपर, कि रिमेनिंग फंड्स हमारे कितने रह जाएंगे। तो उसलिए फिर हमने उसकी एक टाइमलाइन बनाई कि कितनी देर में कितना पे किया। जिस तो रूल बहुत सिंपल है, सब इन्वेस्टमेंट इनकम जितनी अमाउंट पे जितनी देर के लिए मिलेगी उसके ऊपर उतना रेट लगा के हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर लें। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड जो है वो 1350 था, 9,000 का 15%। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों के अंदर से उसकी सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो माइनस की, तो हमारे पास 650 और 133 आ गए। ठीक है जी, चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज।